अच्छा इधर देखो, हम आगे बात करें अब। अपनी ब्रेक से पहले क्या बात चल रही थी? सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग वाला। अच्छा मेरे को बोलना, हमारे 4 पैरा या 4 पॉइंट जो भी आप बोलो हो गए हैं, वो 4 के नाम याद है? शॉर्ट में अगर बोले तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, कोर्ट ट्रिब्यूनल, वो FBCM फ्यूनरल बरियल क्रेमेटोरियम, कौन सा रह गया? फंक्शन ड्यूटी ड्यूटी। ये 4 हो गए। 5वां पढ़ो। मैं आपको थोड़ी देर पहले ये कह रहा था कि जीएसटी काउंसिल का मीटिंग हुआ था, और उस मीटिंग में निर्मला सीतारामन ने 2 क्वेश्चन रेज करे थे, है ना? पहला क्वेश्चन किसके रिलेटेड था? पेट्रो प्रोडक्ट्स। और दूसरा क्वेश्चन किसके रिलेटेड था? रियल एस्टेट सेक्टर। इन दोनों के रिलेटेड क्वेश्चन रेज करा था निर्मला सीतारामन ने, और उनका बोलना था कि हम जीएसटी इस पर इंट्रोड्यूस कर देते हैं, बिकॉज ये दोनों टेम्पररी प्रोविजन थी। ठीक है, ये दोनों टेम्पररी प्रोविजन थी। और उसके बाद उन दिनों उद्धव ठाकरे नहीं माने। उनका बोलना था कि नहीं, अभी अभी मैंने शायद बोला था ये पहले भी, अभी अभी रिसेंटली कोविड खत्म हुआ है, और हमने कोविड के टाइम पर रियल एस्टेट सेक्टर पे तो 1% या 1.5% का स्टैम्प ड्यूटी कर दिया था, तो हमारा खास कुछ रेवेन्यू जनरेट हुआ ही नहीं है। और अगर आप ये भी छीन लोगे, ऑलरेडी सब पर तो जीएसटी लगा दिया है, अगर ये भी चला गया तो हमारे पास बचेगा ही क्या? और फाइनली उद्धव ठाकरे जी नहीं माने, और इन शॉर्ट जीएसटी काउंसिल में ये रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ। और बोलो अभी भी इन दोनों पर क्या चल रहा है? ओल्ड सिस्टम। ओल्ड सिस्टम मतलब सीडीपी ना पर वैट और वो सब। और रियल एस्टेट में आपको ये बात समझ में आती है? बोलो सेल ऑफ लैंड क्या चल रहा है इस पर? ओल्ड सिस्टम। इस वजह से लॉजिक ये है बोलने का कि फिलहाल वो सप्लाई नहीं है, जीएसटी नहीं आएगा। कोई डाउट है इसमें? ये अंडरस्टूड? ठीक है। लैंड कौन सा? अर्बन, रूरल, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल, या सब? कोई भी जमीन हो बोलो नॉट अ सप्लाई। चाहे अर्बन हो, रूरल हो, एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रियल हो, कोई भी जमीन हो नॉट अ सप्लाई, नो जीएसटी। कोई डाउट है इसमें? नेक्स्ट पढ़ो। सेल ऑफ अ, इतना बाद में पढ़ते हैं, पढ़ना। हमारा एक हो गया सेल ऑफ लैंड नॉट अ सप्लाई नो जीएसटी। दूसरा सेल ऑफ अ बिल्डिंग। ए बिल्डिंग मतलब बिल्डिंग मतलब कौन था ये? ठीक है, इधर देखो। बिल्डिंग का मतलब होता है 4 दीवार एक छत। सुनो, बिल्डिंग का मतलब होता है 4 दीवार एक छत। ठीक है। आप नॉर्मली बिल्डिंग किसको बोलते हो? ऐसी वाली को, है ना? ये खिड़कियां बनाई है। सुन तो लो, हम बिल्डिंग ऐसे को बोलते हैं कि ये बिल्डिंग है वो बिल्डिंग है, बट यहाँ जीएसटी और इनकम टैक्स बिल्डिंग इसको बोलता है। ये मान लो आपका ये फ्लैट है, फ्लैट नंबर 501, इसका मतलब तुम्हारी बिल्डिंग है 501। अंडरस्टूड? मैंने ये घर, ये बोलो क्या ये खुद एक बिल्डिंग है? मान लो ये बिल्डिंग हमारी है, मैंने ये भाड़े पर दे दिया, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में जाता था, बिल्डिंग और लैंड अपॉर्चुनिटी टू बिल्डिंग। तो बोलो बिल्डिंग का मतलब क्या होता है? मेरा मान लो चौल में रूम है, क्या वो रूम भी बिल्डिंग है? बोलो एक फ्लैट है हमारा, क्या वो भी एक बिल्डिंग है? एक गोडाउन है हमारा, क्या वो भी बिल्डिंग है? मान लो यहाँ पर मुलुंड में मेरा एक थिएटर है, सिंगल स्क्रीन थिएटर है, मान लो पुराने जमाने वाला, ऐसे मान लो श्रेयांश सिनेमा, बोलो हमारा है वो। बोलो हमने वो भाड़े पर दे दिया पीवीआर वालों को, उस या मूवी टाइम वालों को, उसको बोला आप ये रन करो, हमको भाड़ा दे दो। अंडरस्टूड? या ऑडिटोरियम बना दिया, जो भी है। बोलो क्या वो भी एक बिल्डिंग है ना? बिल्डिंग का मतलब 4 दीवार एक छत, ऑडिटोरियम, गोडाउन, फ्लैट, चौल में रूम। बोलो मेरा झोपड़ा है दादर रेलवे स्टेशन के बाजू में, क्या मेरी खुद की बिल्डिंग है? झोपड़ा भी बिल्डिंग है, 4 दीवार एक छत। बोलो बिल्डिंग पर जीएसटी है या नहीं? क्या प्रोविजन है? पढ़ो। पढ़ना जल्दी से। इस जमीन पर जीएसटी आएगा या नहीं? कभी भी नहीं आएगा। कौन सी जमीन? कोई भी जमीन हो, सप्लाई नहीं है वो। बिल्डिंग पढ़ना जल्दी से। हो गया पढ़ के? बोलो बिल्डिंग का क्या रूल है? इफ एंटायर कंसिडरेशन, अगर पूरा का पूरा पैसा इज रिसीव्ड आफ्टर सीसी, ये पूरा पैसा इज रिसीव्ड आफ्टर सीसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट, तो नॉट अ सप्लाई, नो जीएसटी। अदरवाइज बोलो, बोलो क्या रूल है बिल्डिंग का? बिल्डिंग का रूल बोलो। सेल ऑफ अ बिल्डिंग वेर एंटायर अमाउंट इज रिसीव्ड, ये अगर पूरा पैसा ऑन और आफ्टर सीसी, इधर एंटायर अमाउंट रिसीव्ड है, ऑन और आफ्टर सीसी एंटायर अमाउंट इधर मिला,
देन इट इज नॉट अ सप्लाई। अग्री करते हो आप? ये समझ में आता है आपको मैंने क्या बोला? अगर पूरा पैसा सीसी के बाद में मिला है तो बोलो जीएसटी नहीं आएगा। मेरा पहला डाउट है सीसी मतलब, दो टाइप के सर्टिफिकेट होते हैं, एक होता है सीसी, एक होता है ओसी। सीसी मतलब एंड ओसी मतलब ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट। ये ओसी मतलब क्या होता है? ऑक्यूपेंसी। सीसी मतलब कंप्लीशन। एक बिल्डिंग बन के रेडी हो गई है, सुन रहे हो सब लोग? एक बिल्डिंग जो है वो बन के रेडी हो गई है। अब बोलो बिल्डर अप्लाई करेगा, ठीक है? बिल्डर आपका AS7 हुआ रहेगा ना, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, उसमें बताया ऐसा ऐसा बताता 30% कंप्लीट, 50% कंप्लीट ऐसे। और जब 100% कंप्लीट है तो बोलो कंप्लीशन सर्टिफिकेट लेंगे कि मेरी बिल्डिंग 100% कंप्लीट है, 100% कंप्लीशन वाला सर्टिफिकेट। ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो बोलो बिल्डर अप्लाई करेगा म्युनिसिपैलिटी को। ऑनलाइन में कोई डाउट है यहाँ तक? बिल्डर अप्लाई करेगा म्युनिसिपैलिटी को और म्युनिसिपैलिटी को बोलेगा कि हमारा ये बिल्डिंग बन गया है। आपको समझ में आ रहा है बिल्डिंग बनना मतलब क्या? आपने कभी देखा हो कि देखो ना, बहुत बारी ऐसा होता है कलर का काम चलते रहता है, या तो मान लो बिल्डिंग स्ट्रक्चर पूरा बन के रेडी हो गया है, लेकिन मान लो गार्डन का काम चल रहा है। गार्डन आप देखो ना, स्लाइड्स और वो सब आकर रखा है, ठीक है, झूला वूला जो भी होता है वो सब चीजें रखी हैं, लेकिन वो लगाना बाकी है। गार्डन में मान लो कुछ पेड़ पौधे लगाने बाकी हैं, या मान लो गेट लगाना बाकी है बिल्डिंग का। या पता है वो बहुत बारी वो ऐसा देखो ना, वो केबिन बना देते हैं वो लोग, केबिन और वो गेट का स्ट्रक्चर बना, लेकिन गेट नहीं लगा अभी तक। गेट नहीं लगा, या मान लो वॉचमैन का केबिन नहीं बना, गार्डन नहीं बना। वो सब बनने के बाद बोलो फिर क्या आएगा? ओसी। एक स्ट्रक्चर रेडी हो गया तो क्या आ जाएगा? सीसी। सीसी मिल जाएगा। और सब कुछ होने के बाद बोलो म्युनिसिपैलिटी वाले आकर चेक करेंगे सारी फैसिलिटीज प्रॉपर है ना। कल को अगर बिल्डिंग में आग लग गई तो फायर ब्रिगेड का बिल्डिंग अंदर घुस सकता है ना, सॉरी फायर ब्रिगेड का गाड़ी अंदर घुस सकता है ना। कुछ समझा मैंने क्या बोला? वो सब वेरीफाई करने के बाद ही वो लोग ओसी देते हैं। अगर ओसी नहीं दिया तो बिल्डिंग इज ट्रीटेड एज अ इलीगल। आपने बहुत बारी सुना रहेगा, अपने पेरेंट्स लोग बात करते रहे, अपनी मम्मी लोग, कि उससे घर लिया, मान लो अपने पेरेंट्स लोग होता है ना, ऐसा कोई डिस्कशन चल रहा है कि मान लो ये ठक्कर और कौस्तुभ इन लोगों ने घर लिया है सब, ये बिल्डिंग तो इलीगल है ना, घर पे मान लो ऐसे डिस्कशन चल रहा है। इसका मतलब बोलो बिल्डिंग इलीगल है, मतलब उसका सीसी आ गया है, सीसी आ जाता है, सीसी में दिक्कत नहीं होती। क्या नहीं मिलता? ओसी नहीं आता जनरली। आप देखो, मुझे ज्यादा तो इस साइड आइडिया नहीं है आगे, लेकिन क्या आता है आगे? डोंबिवली, कल्याण, और वो कौन सा स्टेशन आता है इस साइड, समझ गए तुम आगे? ठीक है, मुलुंड के आगे जो है मुम्ब्रा। मुम्ब्रा मैंने न्यूज में या कहीं देखा था, मुम्ब्रा में बहुत सारी बिल्डिंग्स है जो इलीगल है। ठीक है, डोंबिवली, कल्याण, यहाँ सब हो सकता है कि बहुत सारी बिल्डिंग्स इलीगल हो। उस साइड वसई विरार, आपको शायद सुना हो, पता हो, वसई विरार, नाला सोपारा, बहुत आपको इलीगल। बीच में देखो ना, वसई में कुछ बिल्डिंग छोड़ दी थी कुछ फैमिली, नायगांव। तो कुछ लोग कह रहे थे कि कुछ, सुन तो लो अब, कुछ 15 या कुछ पता नहीं कितनी बिल्डिंग छोड़ दी थी, और कुछ लोग वहां पर जो रह रहे थे वो कहते हैं हम तो 20 साल से इस बिल्डिंग में रहते हैं। ठीक है, बीएमसी म्यूनसिपालिटी को आज याद आया कि बिल्डिंग इलीगल है। होता है ऐसा बहुत बारी, हाँ होता है ऐसा। मेरे को बोलो तो ओसी में, ओसी आने के बाद बिल्डिंग क्या हो जाएगी? लीगल। तुमको सीसी ओसी ये वर्ड में कोई डाउट है? अब हमारा ये पूरा प्रोविजन किस पर डिपेंडेंट है, सीसी या ओसी? तुमको सीसी देखना है ना? ये सेंटेंस याद है? ठीक है, अब इधर देखना, मेरे को बताना आप जिस घर में आप रहते हो, जिस घर में आप लोग अभी फिलहाल रहते हो, मेरे को बोलो वो घर आपके घर वालों ने बेच दिया। आज लेक्चर पूरा दिन तुम इधर ही रहते हो, कॉलेज या तो क्लास, है ना, तुमको पता नहीं घर पे क्या चल रहा है अपने। बोलो तुम आज जब तुम घर पे पहुंचे तुमको पता चला तुम्हारे घर वालों ने घर बेच दिया। ठीक है, आप लोग कहीं शिफ्ट हो रहे हो, कल तक मान लो मुलुंड घाटकोपर में रह रहे थे, अब बोलो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, दादर जा रहे पर रह रहे माटूंगा, है ना, तो ये वाला घर बेचकर वहां शिफ्ट हो रहे हैं। अंडरस्टूड? ये वाला घर बेच के वहां शिफ्ट हो रहे हैं। मेरा डाउट खाली इतना है, आपका घर बिक गया, बोलो मान लो 1.5 करोड़ रुपए आया, जीएसटी आएगा नहीं? तुम्हारे घर वाले पूछ रहे हैं, क्यों नहीं आएगा? लैंड है या बिल्डिंग है? बिल्डिंग। बोलो बिल्डिंग में पढ़ो, किधर किधर कवर होते हो आप? जीएसटी आएगा या नहीं आएगा अनुषा? आपको मेरा क्वेश्चन समझा है? क्वेश्चन ही नहीं समझा। ये क्लासरूम बेच दिया, ये क्लासरूम, बोलो क्या पूरा पैसा सीसी के बाद मिला है? भाई तुम्हारा सीसी क्या ओसी भी आ गया है, तभी तो आप उस बिल्डिंग में रहते हो, है ना? क्या पूरा पैसा आपके पेरेंट्स को बोलो सीसी के बाद मिला है? जीएसटी नहीं आएगा, नॉट अ सप्लाई। अग्री करते हो आप? बोलो क्या रूल है? रूल बोलो। सेल ऑफ अ बिल्डिंग वेयर एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड, तो जीएसटी
लेकिन अदरवाइज आएगा, मतलब सप्लाई है। इधर देखना, मैं कुछ क्वेश्चन बताऊं, आप आंसर देना। ये मान लो एक जमीन है, एक बिल्डर है, उसने जमीन खरीदी। ये बिल्डर ने खरीदी मतलब किसी ने बेची, एक ही बात होता है। बोलो हमने एक जमीन खरीद ली मुलुंड में, जीएसटी आएगा या नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? इट इज कवर्ड इन शेड्यूल 3। ये सेल ऑफ लैंड बोलो या परचेज ऑफ लैंड, एक ही बात है। जीएसटी नहीं आएगा इस पर, कोई डाउट है इसमें? अब है ना, हम लोग बिल्डर हैं, ठीक है, हमारा कंस्ट्रक्शन कंपनी है, और हम लोग क्या कर रहे हैं, हमने है ना इस पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। आपने देखा है बिल्डर जब भी कुछ बनाना चालू करेगा ना, तो भूमि पूजन करता है। सुना है आपने ऐसा? वो भूमि पूजन करेगा, मतलब कि हाँ नारियल वारियल फोड़ेगा, कुछ पूजा करेगा, ठीक है, सत्यनारायण की कथा जो भी करते होंगे, मेरे को बोलना भूमि पूजन करेगा, प्रेयर करेगा भगवान को कि मेरा ये बिल्डिंग का काम सफल हो जाए। होता है ना, आपने देखा रहेगा बहुत बिल्डिंग्स अटक जाती हैं, है ना, मान लो होता है ऐसा। दहीसर में तो देखो एक टावर है, आप ट्रेन से जाओगे दहीसर से आगे तो वहां तुमको ट्रेन से एक टावर दिखेगा, उसका काम आज तक नहीं हुआ। मैं कितने सालों से देख रहा हूँ, मैं भी शायद 15-20 साल से। आप इस पर सर्च करो आप यूट्यूब पर कि हॉन्टेड बिल्डिंग इन दहीसर। हाँ पूरी बिल्डिंग, उसमें उसके आजू बाजू में मतलब कुछ है नहीं, जंगल के बीच में एक बिल्डिंग बन रही थी, और वो आज तक बनी। हम लोग उधर बचपन में क्रिकेट खेलने जाते, तब पता नहीं था, अब नहीं जाएगा मैं उधर। तो हाँ ऐसा है कि उधर कुछ 3-4 डेथ भी हो गई हैं उसके बाद, और बिल्डिंग का काम रुक गया है। तो मेरे को बोलो ये हमारा काम ऐसा रुके वो कि नहीं? बोलो अपन क्या करेंगे, प्रेयर करेंगे भगवान को, भूमि पूजन करा, और भूमि पूजन करने के बाद बिल्डर है ना बोर्ड मारेगा, बुक योर ड्रीम होम नाउ बाय जस्ट पेइंग ₹1 लाख, बैलेंस ऑन पोजेशन। देखा ऐसे सब बोर्ड? तो बोलो बिल्डर ने बोर्ड मार दिया, और क्या कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया? क्या फ्लैट की बुकिंग्स भी चालू है अभी? ठीक है, और एक वक्त आएगा बोलो जब बिल्डिंग बन के रेडी हो जाएगी, है ना? तुमको ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, अब इधर सुनो। अब है ना, मान लो मैं और मान लो मैं और मान लो तेजस, हम दोनों घूम रहे थे इधर मुलुंड में, हम लोग घर, मान लो हम दोनों घर लेने वाले हैं, ठीक है। तेजस मान लो वो रहता है डोंबिवली में, मैं रहता हूँ दहीसर में। अब हम दोनों जो है, हमने पार्टनरशिप फर्म चालू करी है हमारी, और हम सोच रहे हैं अब कौन डोंबिवली और दहीसर से ट्रैवल करे मुलुंड। तो हम दोनों ने सोचा अब मुलुंड शिफ्ट हो जाते हैं। हम दोनों घर लेने के लिए निकले ऐसा, और एक बिल्डिंग दिखी मस्त एकदम, उसमें हम लोग घर लेने को सोच रहे थे। लेकिन है ना, अब हुआ क्या, कैसा वाला घर है, अभी बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है। तेजस जो है, हम लोगों ने उसको पूछा, बिल्डर है ना अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट बुक कर रहा है, 2 करोड़ रुपया भाव चल रहा है, 50 माले की टावर बन रहा है इधर, 2 करोड़ भाव चल रहा है अभी। 40वां माला बुक कर लिया तेजस ने। तेजस कह रहा है मैं पूरा पैसा भी देता हूँ, पूरा का पूरा पैसा। वो कह रहे ठीक है 1.5 करोड़ में घर बेच देता हूँ। बोलो तेजस ने कितना पैसा दिया है? 1.5 करोड़, पूरा का पूरा पैसा दे दिया। आपको ये समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? और तेजस कह रहा है सर आप भी बुक कर लो। मैंने बोला नहीं नहीं, मेरे को डर लगता है यार, अगर बिल्डर मतलब पार्टी उठ गई तो उसकी, आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इंसॉल्वेंट हो गया तो अपना काम पैसा तो अटक जाएगा। तो और कुछ 2-3 साल के बाद, 4 साल के बाद बिल्डिंग बन गई। अब तेजस उसमें शिफ्ट हो गया। अब तेजस का घर देखा, मैंने भी सोचा इसी बिल्डिंग में घर खरीदता हूँ। मैं कैसा वाला घर खरीद रहा हूँ, अंडर कंस्ट्रक्शन या रेडी पोजीशन। अब फ्लैट का भाव है 4.5 करोड़, भाव बढ़ जाएगा। तब बिल्डर सस्ते में क्यों दे रहा था? क्योंकि उसको कॉस्ट रिकवर करना था, और उसकी कॉस्ट का कुछ नंबर ऑफ फ्लैट्स होता है, उतना ही बिल्डर बेचेगा, उसके बाद नहीं बेचेगा, वो स्टॉप कर देगा। मान लो एक फ्लैट के, एक बिल्डिंग में ना 100 फ्लैट है, उसकी कॉस्ट 40 फ्लैट बेचकर रिकवर होगी, तो 40 ही बेचेगा। बाकी 41st फ्लोर जो है ना, 41st फ्लैट, वो कितने भाव में बेचेगा? जो रेडी पोजीशन का भाव है वो। आप जाओ बहुत बारी देखो, बिल्डर बोलेगा नहीं फुल हो गया है, और अपन सोचते हैं अभी तो बिल्डिंग का ये चालू हुआ है काम, और ये कह रहा है बिल्डिंग पूरी फुल हो गई। अंडरस्टूड? इसका मतलब क्या मालूम है, उसको जितने फ्लैट बेचने थे उतने बिक गए, बाकी वो रेडी पोजीशन में बेचेगा। क्यों? ज्यादा पैसा मिलेगा, कॉस्ट तो हो गया रिकवर। कुछ समझ में आया मैंने क्या बोला? अंडरस्टूड ऑनलाइन में? ठीक है, तो मेरे को बोलो अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट, बोलो तेजस ने कैसा वाला घर खरीदा है? पूरा पैसा कब दिया है? बिफोर सीसी अंडर कंस्ट्रक्शन। और मैं कैसा वाला घर खरीद रहा हूं? आफ्टर सीसी वाला, रेडी पोजीशन वाला। बोलो मुझे जीएसटी आएगा या नहीं? क्यों नहीं आएगा? सप्लाई ही नहीं है, एंटायर अमाउंट इज रिसीव्ड आफ्टर सीसी। क्या बिल्डर पूरा पैसा सीसी के बाद दे रहा है? कोई डाउट है इसमें? अंडर कंस्ट्रक्शन बोलो, देखो सेल ऑफ अ बिल्डिंग, एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड। बोलो आफ्टर सीसी या अदरवाइज? क्या एंटायर पूरा पैसा सीसी के बाद मिला है या अदरवाइज है? जीएसटी आएगा।
कुछ समझ में आया ये? इसका मतलब बोलो अंडर कंस्ट्रक्शन पर जीएसटी आएगा, रेडी पोजीशन पर नहीं आएगा। कोई डाउट है आपको? अब कोई बोलेगा सर मैं तो अपना जीएसटी बचाएगा, रेडी पोजीशन घर खरीदेगा, बट भाई उसका घर बन गया है, अब वो ज्यादा पैसा मांगेगा, तब फ्लैट का भाव बढ़ गया रहेगा। कुछ समझा आपको मैंने क्या बोला? कोई डाउट है यहां तक? मैं एग्जाम ओरिएंटेड कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, एग्जाम ओरिएंटेड आप आंसर देना, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आएगा वैसा। सुनो, एग्जाम में आपको बोला है सेल ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट्स, आपको खाली बोला है जीएसटी आएगा या नहीं। क्या पूछा? पूछा क्या था? सेल ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट आएगा जीएसटी? सेल ऑफ रेडी पोजेशन फ्लैट नहीं आएगा। तीसरा क्वेश्चन बोला आपको, कुछ बोला नहीं अंडर कंस्ट्रक्शन रेडी पोजीशन, खाली बोला है सेल ऑफ अ बिल्डिंग, सेल ऑफ अ बिल्डिंग एंटायर अमाउंट इज रिसीव्ड आफ्टर सीसी, एंटायर अमाउंट इज रिसीव्ड आफ्टर सीसी। बोलो नहीं आएगा भाई, पूरा पैसा सीसी के बाद तो आता ही नहीं है ना। आपको ये देखो ना, एक बात बोलो, पूरा पैसा सीसी के बाद कौन देगा? अंडर कंस्ट्रक्शन वाला, रेडी पोजीशन वाला, खत्म ना बात, नहीं आता जीएसटी। अंडरस्टूड या मेरे को और बोलना है? अच्छा मेरे को बोलो चौथा क्वेश्चन, मैं फिर से बोलता हूं, पहला सेल ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन, सेल ऑफ रेडी पोजीशन, सेल ऑफ अ बिल्डिंग, बोला नहीं है कैसी वाली, सेल ऑफ अ बिल्डिंग एंटायर अमाउंट इज रिसीव्ड बाय द कंस्ट्रक्शन कंपनी, एंटायर अमाउंट इज रिसीव्ड आफ्टर सीसी, एंटायर अमाउंट इज रिसीव्ड बिफोर सीसी, आएगा? अग्री करते हो? अच्छा, प्रैक्टिकली फ्लैट कैसा बिकता है? क्या पूरा पैसा वो एक साथ देता है अंडर कंस्ट्रक्शन में? हाँ, तो थोड़ा मान लो ऐसा है कि पहले देना 1 करोड़, फिर देना है 2 करोड़। कोई बोलेगा फ्लैट का प्राइस, टोटल प्राइस क्या है? 3 करोड़। बिल्डर कहता है बुक योर ड्रीम होम बाय जस्ट पेइंग ₹1 करोड़, पे बैलेंस ऑन पोजेशन। अंडरस्टूड? बोलो सेल ऑफ अ बिल्डिंग 1 करोड़ बिफोर सीसी, 2 करोड़ आफ्टर सीसी। ऑप्शन 1 1 करोड़ पर आएगा, ऑप्शन 2 2 करोड़ पर आएगा, ऑप्शन 3 3 करोड़ पर आएगा, ऑप्शन 4 टैक्स आएगा ही नहीं। अच्छा, कितने लोग बोल रहे हो नहीं आएगा? 1 2 3 4। कितने लोग बोल रहे हो 2 करोड़ पर टैक्स आएगा? 2 करोड़? कोई नहीं। कितने लोग कह रहे हो 1 करोड़ पर टैक्स आएगा? 1 करोड़? अच्छे से हाथ ऊपर करो ना, ऐसा 4 5, आप भी ना मन, 5 लोग। अच्छा, कितने लोग कह रहे हो 3 करोड़ पर टैक्स आएगा? 1 2 3। आप क्या कह रहे हो? अनुषा, शीतल, महक, 1 करोड़, 2 करोड़? ठीक है महक, मैं बोलता हूं, वेट करो। आप क्या कह रही हो अनुषा? आप 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, या आएगा ही नहीं? सब लोग 1 करोड़ कह रहे हैं। अच्छा इधर देखो, पहला क्वेश्चन, ये टैक्स तो आएगा। टैक्स कब नहीं आता? जब रेडी पोजीशन फ्लैट हो तब नहीं आता भाई। अपना तो अंडर कंस्ट्रक्शन बुकिंग तो हुआ है, अग्री करते हो? आएगा तो पक्का है ना, इस बात से तो आई होप सब अग्री करोगे, टैक्स तो आएगा। अब डाउट है 1 करोड़ या 3 करोड़? 2 करोड़ तो पक्का नहीं आएगा, या तो 1 करोड़ या तो 3 करोड़। बोलो, आखिरी पर पूछ रहा हूं, 1 करोड़ या 3 करोड़? सब 1 कह रहे हैं। कितने लोग बोल रहे हो 3 करोड़? 1 2 3 4। अनुषा अभी भी 1, शीतल, महक, ये लोग अभी भी 1 करोड़ कह रहे हैं। एक बात बोलो, सुनो, ये देखो, आपने ना अंडर कंस्ट्रक्शन घर खरीदा, ये हमारी सीसी है, सीसी, ठीक है। और आपने अंडर कंस्ट्रक्शन जो घर खरीदा ना, अंडर कंस्ट्रक्शन, इसमें ना बिल्डर ने आपको बोला कि 1 करोड़ दे दो और बाकी का 2 करोड़ बाद में देना। अब आप है ना, ये जो बंदा है ना क्लाइंट, उसके आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, आप कह रहे हो उसको कि 1 करोड़ पर जीएसटी आएगा। अंडरस्टूड? तुमने अपने क्लाइंट को क्या एडवाइस दिया है? 1 करोड़ पर जीएसटी आएगा। अब क्लाइंट क्या करता है मालूम है? क्लाइंट वो कह रहे हैं मैं एक काम करता हूं, उसका बिल्डर है ना, बिल्डर उसका फ्रेंड है, उसका बिल्डर के साथ सेटिंग है, वो बिल्डर को कहता है एक काम करता हूं, मैं तेरे को 1 रुपया है ना चेक से देता हूं, मैं तेरे को 1 रुपया चेक से देता हूं और 1 करोड़ कैश में दे रहा हूं। क्या बिल्डर ले लेगा? दोस्त है हमारा, है ना। 1 करोड़ उसको क्यों चाहिए? कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन निकालने के लिए। भाई खर्चा बिल्डिंग का निकालेगा कैसे? और बाद में ना, बाद में मैं क्या करूंगा, तेरे को पूरा 3 करोड़ चेक से देता हूं और तू ये जो कैश था ना, वो तू मेरे को रिटर्न कर देना। भाई कैश नलीफाई हो गया, उसको दिया था वो लौटा रहा है। अंडरस्टूड? और बोलो पासबुक पर क्या दिख रहा है?
1 रुपया पहले और बाद में 3 करोड़। और हमने ना जानबूझ के क्या करा, मैंने 1000 पैम्फलेट छपवाए, बुक योर ड्रीम होम नाउ बाय जस्ट पेइंग ₹1, पे बैलेंस ऑन पोजेशन। ये मार्केटिंग नहीं करेंगे, इसका छपवा के रखेंगे और बाद में क्या करेंगे, फाड़ के फेंक देंगे, कुछ 10 15 20 रखेंगे। अंडरस्टूड? अब बोलो जीएसटी किस पर आएगा, ₹1 पर या 3 करोड़ ₹1 पर? अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट है, अरे सीसी है, सीसी के पहले 1 रुपया, सीसी के बाद 3 करोड़ और 1 करोड़ कैश। अंडरस्टूड? कैश तो दिखेगा ही नहीं, 1 रुपया है ना। मेरा डाउट है 1 रुपये पर भाई ऑन पेमेंट होती है 0.09 0.09, जीपे से भी ट्रांसफर होता है। बोलो, मेरा डाउट है खाली क्या वैल्यू लोगे, 1 करोड़ पर टैक्स आएगा या 3 करोड़ 1 रुपए पर? पूरा अमाउंट पर टैक्स आएगा या 1 रुपए पर? पूरे अमाउंट पर टैक्स आएगा। अगर है ना जो लोग कह रहे हो ना खाली आगे वाले अमाउंट पर टैक्स आएगा, तो बोलो हर कोई ऐसा सेटिंग करेगा, कैश में पैसा देगा, अंडरस्टूड, और 1 रुपए में बुकिंग करेगा। आप ये बोलोगे विदाउट पेमेंट बुक करा, वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, गवर्नमेंट मानेगी नहीं। तो हम जानबूझ के 1 रुपया, 5000 रुपया, 10,000 रुपया बोलेंगे और पैम्फलेट छपा लेंगे। कल को जीएसटी डिपार्टमेंट वाले पूछने आएंगे तो अपन पैम्फलेट दिखाएंगे, बिल्डर दिखा देंगे, देखो छापा था हमने, न्यूज़पेपर में डाले थे। कुछ समझ में आ रहा है? और न्यूज़पेपर वेंडर को पूछने जाएंगे तो वो तो बोलेगा क्या मालूम, रोज का कोई ना कोई आता है, मैं थोड़ी सबका हिसाब किताब रखता हूँ। जिसने प्रिंट आउट करा है वो बोलेगा हाँ हमारे पास है डेटा में 1000 प्रिंट आउट छपवाए थे। कुछ समझा है ना? और वैसे एक बात बोलो, अंडरस्टूड मैंने क्या बोला? क्या पूरे अमाउंट ऊपर टैक्स आएगा? और वैसे भी एक बात बोलो ना, जब आप नया ऐसा अंडर कंस्ट्रक्शन घर खरीदोगे, अग्रीमेंट कितने का बनेगा? 3 करोड़ का ही अग्रीमेंट बनेगा। ये तो बिल्डर फैसिलिटी दे रहा है आपको इंस्टॉलमेंट का। कुछ समझा मैंने क्या बोला? इन शॉर्ट बोलो कौन से अमाउंट पर जीएसटी आएगा, एंटायर अमाउंट विल बी टैक्सेबल। अंडरस्टूड? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, मेरे को बोलना क्या रूल है। अगर बिफोर सीसी, सॉरी ऑन और आफ्टर सीसी अगर पूरा पैसा मिला है, बोलो जीएसटी। अच्छा, अदरवाइज होगा तो जीएसटी? अदरवाइज मतलब पूरा पैसा बिफोर सीसी, या तो थोड़ा पहले थोड़ा बाद में, है ना? एक किसी को इसमें कोई डाउट है? तुमको क्लियर है ये बिल्डिंग वाला चक्कर? ठीक है, अच्छा सुनो, बुकिश आपको एग्जाम में, भाई ऑनलाइन में कोई डाउट है किसी को? अच्छा, एग्जाम में आपको 5 में से ऐसा कुछ एक क्वेश्चन दिखेगा, 5 क्वेश्चन बोलो। पहला, बोलो पहला। नहीं, इधर इधर, पहला बोलो, सेल ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग। सेल ऑफ अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर जीएसटी। दूसरा, सेल ऑफ रेडी पोजीशन बिल्डिंग। सेल ऑफ अ बिल्डिंग बोला नहीं है कैसी, सेल ऑफ अ बिल्डिंग पूरा अमाउंट सीसी के बाद, पूरा अमाउंट सीसी के पहले, थोड़ा पहले थोड़ा बाद में आएगा और पूरे अमाउंट पर आएगा। अंडरस्टूड? भाई तुमको बिल्डिंग वाला चक्कर क्लियर है? खत्म नहीं हुआ हमारा, अभी रुको। अच्छा, मेरे को एक बात बोलना, ये बुकिश हो गया। प्रैक्टिकली क्या करते हैं, देखो सीसी आया मान लो आज, क्या डेट है आज, 6 जून। 6 जून 2025 को कंप्लीशन सर्टिफिकेट आ गया। 6 जून 2025 को सीसी आ गई। सीसी सुन रहे हो पीछे? सीसी कब मिली? हमारा रूल क्या है, अंडर कंस्ट्रक्शन पर जीएसटी और रेडी पोजीशन पर नहीं आएगा। रेडी पोजीशन कब बोल रहे हो? जब पूरा पैसा बाद में है। पूरा पैसा बाद में कब होगा? जब उसे सीसी के बाद खरीदा है ना? या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, पूरा पैसा पहले दिया, अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट बुक कराए, और या उसी में दूसरा थोड़ा पहले थोड़ा बाद में, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट बुकिंग है। दोनों में जीएसटी आएगा और पूरे अमाउंट पर आएगा। कुछ समझ में आया आपको ये सब? अब मेरे को एक बात बोलना, प्रैक्टिकली हम लोग क्या चेक करते हैं, सीसी का डेट। बोलो इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी फ्लैट्स बिके हैं, सेल ऑफ फ्लैट्स अप टू 5 जून 2025 जीएसटी आएगा, एंड 6 जून 2025 ऑनवर्ड्स जो भी फ्लैट्स बिकेंगे उस पर बोलो जीएसटी नहीं आएगा, उसको हम रेडी पोजीशन मानते हैं। तुमको समझा? प्रैक्टिकली इतनी मगजमारी नहीं है। सीसी का दिन, सीसी क्या होता है, एक टाइप का लेटर रहेगा जो हमको कहां से मिलेगा, बीएमसी से। और बीएमसी पता है वो लेटर पर डेट होती है, वो लेटर पर डेट होगी, वो डेट चेक करती है बीएमसी।
वो डेट, अगर मान लो डेट छप कर आया है 6 जून, तो 6 जून से जो भी फ्लैट बेचो नो जीएसटी। तुमको समझा मैंने क्या बोला भाई? मयंक सुन रहे हो ना? सो मत जाना ऐसा, आंख खोली है लेकिन नींद आ रही है ना? तुमको कोई डाउट है इसमें अभी तक? अब हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ो, बस जरा सा बाकी है। कोई डाउट है अनुषा आपको? आप थोड़े कंफ्यूज दिख रहे थे स्टार्टिंग में। महक, शीतल, शीतल ठीक है। महक अंडर कंस्ट्रक्शन वाला ठीक है। महक अच्छा तुम्हारा हो गया पढ़ के? क्या पढ़ के? क्या रूल है? सेल ऑफ अ बिल्डिंग वेयर एंटायर अमाउंट, एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड, सीसी विच एवर इज ये। लेकिन अब तक अपना कट ऑफ डेट क्या था? सीसी के पहले सीसी के बाद में। अब सीसी नहीं है, सीसी और अब फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर। रूल सेम है, लेकिन अब तक मैं क्या बोल रहा था? सीसी के पहले सीसी के बाद में। लेकिन अब वो सीसी नहीं होगा, वो कट ऑफ डेट दो में से विच एवर। देखो ये क्या चक्कर है, पढ़ा ना तुमने? ये याद है आपको? इधर देखो, मान लो हम लोग है ना, हम मेरी कंपनी, हमारी कंपनी है, हम लोग बिल्डिंग बना रहे हैं, एक बिल्डिंग बन रही है, मैंने ना फ्लैट्स बेचे हैं। सबसे पहला मान लो फ्लैट बुक करने आया, मान लो वैष्णवी। सबसे पहला फ्लैट बुक करने कौन आया है? वैष्णवी। फिर मान लो आई मुनमुन, उसके बाद मान लो वीर आया, उसके बाद मान लो कौस्तुभ आया, फिर मान लो मयंक आया, फिर मानसी आई, ठीक है, फिर युग आया, उसके बाद मान लो अनुषा आई, शीतल आई, महक आई। कितने लोग हो गए? 4, 10। 10 लोगों ने फ्लैट बुक करा है अंडर कंस्ट्रक्शन। 10 लोग, ठीक है भाई? ठक्कर सुनो फटाफट, 10 लोगों ने फ्लैट बुक करा है अंडर कंस्ट्रक्शन। हमने इन सबको वादा किया था, हमने इन सबको वादा किया था कि हम आपको पोजेशन दे देंगे, ठीक है, हम आपको पोजेशन दे देंगे मान लो ऑन फर्स्ट नहीं 11 मार्च 2020 को। हम आपको पोजेशन दे देंगे 11 मार्च 2020 को। इन लोगों ने फ्लैट पहले ही बुक कर लिया था। पोजेशन का वादा कब किया था? 11 मार्च 2020। अंडरस्टूड मैंने क्या बोला? हमने वादा करा था 11 मार्च को पोजेशन दे देंगे, ठीक है। हम लोग बहुत बड़े बिल्डर है, मान लो अपना ओबेरॉय, ये लोढ़ा या जितने भी हैं, रहेजा, वैसा नाम है हमारा, ठीक है। हमारा कभी डिफॉल्ट विफॉल्ट नहीं होता, बाकी लोगों के जैसा काम अटक गया वैसे नहीं होगा। लेकिन अब दिक्कत क्या हो गई मालूम है? डेट देखो मैंने कौन सी लिखी है, कब का वादा किया था? 11 मार्च 2020। अब उसके पहले है ना फरवरी में या जो भी डेट थी, मार्च में लॉकडाउन हो गया। बोलो, मैंने सोचा था इतने बड़े बिल्डर हैं, मैं अप्लाई करूंगा तुरंत सीसीओसी मिल जाएगा, तुरंत सीसीओसी मिल जाएगा। पर किस्मत खराब थी, मैं कल अप्लाई करने वाला ही था, लेकिन आज मोदी जी आए और बोले भाई और बहनों कल से लॉकडाउन है पूरे इंडिया में, है ना? ऐसे कुछ आज रात 12 बजे से बोलो लॉकडाउन लग गया पूरे इंडिया में, मेरा काम अटक गया। वैसे बिल्डिंग बन के रेडी है, मैंने सोचा था सीसीओसी दोनों अप्लाई कर दूंगा, वो मिल जाएगा तुरंत, लेकिन बोलो काम अटक गया अब अपना। आई मीन सीसी नहीं मिल रहा है। कुछ समझ में आया क्यों नहीं मिल रहा है सीसी? बीएमसी छुट्टियों पर है। ये ऑनलाइन तो बहुत बाद में स्टार्ट हुआ उन लोग का भी, पहले बोलो ऑल ऑफ सडन उन लोग ऑनलाइन के भी काम नहीं कर रहे थे, लॉकडाउन लगा पड़ा था। अंडरस्टूड? अब बोलो ये जितने भी लोगों के मैंने नाम लिए सबको छुट्टी है ना? ये जितने भी लॉकडाउन है भाई, सब लोग छुट्टी है, घर पे बैठे हैं। अब सब लोग क्या करेंगे? डेली फोन करेंगे बिल्डर को, सर हमारे घर का क्या हुआ? आपने बोला था मैं आज का डेट लेता हूं अभी का, मान लो 11 मार्च 2025 से लॉकडाउन था, ठीक है। मान लो वो कह रहे हैं सर आपने बोला था 1 मार्च को घर दे दूंगा ऐसा वैसा, या 11 मार्च को घर दे दूंगा, आज तो क्या ही डेट हो गई, आपका अभी तक घर का तो ठिकाना नहीं है। मैंने बोला देखो बिल्डिंग बन के रेडी है, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं, जब तक सीसी उसी नहीं आता, हम रेप्यूटेड बिल्डर हैं, ऐसे कैसे मैं घर दे दूं? अप्रूवल तो मिलना चाहिए बीएमसी की साइड से। अंडरस्टूड? आपको समझा मैंने क्या बोला? अब बोलो ये लोग फोन कर करके परेशान करते हैं, सर मैं कुछ नहीं जानता मेरा घर दो। बोलो ये लोग फ्री बैठे हैं घर पे, कुछ काम धंधा है नहीं, है ना? रोज एक फोन कर लेते हैं। अगर मान लो जॉब वॉब चालू रहता तो बोलो ये अपनी जिंदगी में परेशान रहते, फिर कभी कभार फोन करते हैं छुट्टियों के दिनों में, पर तो डेली घर पे बैठे रोज फोन कर करके परेशान करते हैं। बोलो मैं भी क्या कर सकता था, सीसी अभी तक आई नहीं है, और फाइनली रोज मैं कंटाल गया। किसी दिन मान लो ये सब जितने भी लोगों के मैंने नाम लिए सब झगड़ालू मैं मान लो, सब झगड़ा कर रहे हैं आके, ठीक है। किसी दिन मान लो इन सब में से 6th जो फ्लैट बुक करा था ना, 6th, ठीक है, ये है मान लो महक, चलेगा? महक आपका नाम लू मैं? महक, उसको तो पूछने दो भाई।
महक रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है। अनुषा आपका नाम लू चलेगा? अच्छा अनुषा जो है वो ऐसे ही मान लो, ऐसे ही बोल रहा हूं मैं, वो एक नंबर की झगड़ालू है मान लो, ठीक है, झगड़ा करने में ये लोग एक्सपर्ट है, ठीक है। और अपन बोलो, अब होता ना, देखो एक ग्रुप में भी एक लीडर होता है, हम कुछ नहीं जानते, हमको घर चाहिए, है ना। अब मान लो ये सब लोग झगड़ा कर रहे हैं, सब कितने 10 लोग थे, 10 लोग रोज आ जाते हैं, सुबह हुआ कि नहीं, वो पता ना मास्क वास्क पहन के ऐसा चोरी छुपे आ जाते हैं, देखो लॉकडाउन था, अलाउड नहीं था, है ना, उन दिनों निकलना, बट ये लोग कैसे भी करके पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब वहां पर मेरा मैनेजर बोल रहा था, वो कहता है सर मैं कल से नहीं आएगा, सुबह होते इधर आओ, साइट ऊपर आओ, पता चले ये लोग आ जाते हैं, बोलते हैं हमको घर दो, अब मैं क्या करूं, ठीक है। अब फाइनली मैनेजर बोलो उससे मेरा एड्रेस दे दिया, बोला ये हमारा बिल्डर इधर था, तुम जाओ उसके घर पे, उसको पूछो क्या करना है। बोलो अभी लोग सब घर पे आने लगे, धमकी देंगे, अब अगर हमको घर नहीं मिला हम तुम्हारे घर पे रहेंगे, हम कुछ नहीं जानते, हमको घर चाहिए। अरे तुम सोचो सिचुएशन कैसी है, विजुअलाइज करो, कोई बिल्डर है ना, तुमको वादा करता है कि इस दिन घर दूंगा, अगर 1-2 महीना भी लेट होता है ना, पब्लिक भड़क जाती है, हम कुछ नहीं जानते, भाड़ा दो, भाड़े पर रहते हम लोग, भाड़े पर नहीं भी रहता होगा ना तो भी बोलेगा भाड़े पर रहता हूं, मुझे भाड़ा चाहिए, है ना। बोलो अब मैं भी क्या करूं, बोलो झगड़ा कर रहे हैं लोग। सबसे झगड़ालू इंसान कौन था इन सब में से? अनुषा। अनुषा आई, हमने बोला एक काम करो, ये लोग घर का चाबी, रहो तुम घर में, अभी तक इसका सीसीओसी आया है या नहीं? नहीं आया है। बोलो लेकिन सीसीओसी नहीं आया, लेकिन सबसे पहला रहने कौन आई है? कौन है वो मालूम है? फर्स्ट ऑक्यूपेंट। फर्स्ट ऑक्यूपेंट रूल था, अगर आपको याद हो यार, रूल देखो, याद है फर्स्ट ऑक्यूपेंसी? तो बोलो फर्स्ट ऑक्यूपेंट कौन है? अनुषा, और वो रहने आई मान लो, कुछ डेट बोलो ना, 25 जून 2025। वादा कब का किया था? 11 मार्च, आज क्या चल रही है? 25 जून 2025, ये वो सबसे पहला रहने आई। फिर मान लो फाइनली हमको सीसी मिल गई 11 नवंबर 2025, लॉकडाउन का थोड़ा रिलैक्सेशन हुआ, ये वो। अब मेरे को खाली इतना बोलो ना, ये सब रूल नहीं होता, ये सब रूल नहीं होता, तो रूल क्या होता? कब तक के फ्लैट पर टैक्स आता? 10 नवंबर 2025 तक के जितने भी फ्लैट बिके उस पर जीएसटी आता, और सीसी ऑनवर्ड, सीसी आ गया ना, सीसी पर डेट छपाए मतलब, तो बोलो सीसी ऑनवर्ड्स 11 नवंबर ऑनवर्ड्स जो फ्लैट बिकेगा उस पर नहीं आएगा, है ना। लेकिन अब बोलो रूल क्या है, आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? अब बोलो सीसी और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी नॉर्मल सिचुएशन में रहेगा या एबनॉर्मल सिचुएशन, जैसे कोविड? बाकी कोई बिल्डर आपको देगा नहीं जब तक ओसी नहीं आता, है ना। कुछ समझ में आपको? बोलो मेरे को क्या लेना है, सीसी और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी, विच एवर इज अर्लियर। बोलो भाई 25 जून, क्या ये अर्लियर बन जाएगा 25 जून 2025? कोई डाउट है इसमें? तो मेरे को बोलना इसका मतलब जितने भी फ्लैट बिके हैं अप टू 24 जून 2025, भाई अनुषा ने फ्लैट बहुत पहले बुक कर लिया तो खाली ऑक्यूपेंसी है, दो डेट को मिक्स मत करना, वरना तुम्हारे दिमाग में ख्याल आएगा अनुषा रहने, तो अनुषा की जो बुकिंग अमाउंट है उस पर टैक्स नहीं आएगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं, वो कट ऑफ डेट डिटरमाइन कर रहे हैं। कुछ समझा मैंने क्या बोला? जितने भी लोगों को फ्लैट बेचा है अप टू, बोलो जीएसटी आएगा, जिन लोगों को फ्लैट बेचेंगे 25 जून 2025 ऑनवर्ड्स, उन पर बोलो जीएसटी। अगर ये रूल नहीं होता ना, अगर ये रूल नहीं होता तो तुमको पता है क्या होता फिर? 25 जून 2025 से लेकर 10 नवंबर 2025, समझा ये कौन सा पीरियड हो गया? वो पीरियड पर टैक्स आ जाता, जो कि गलत हो जाता। बिल्डिंग बन के रेडी है, लेकिन हम करें क्या? सीसीओसी नहीं मिल रही है, मेरी कोई गलती नहीं है बट मजबूरी है। आपको समझा मैंने ये क्या बोला? ये फ्लैट्स टैक्सेबल हो जाते वरना, है ना। इस वजह से बोलो ये फर्स्ट ऑक्यूपेंसी वाला रूल डाला गया। शॉर्ट में बोलो करना क्या है फाइनली, बोलो सीसी और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी वो देख लो विच एवर अर्लियर, और वो हमारा कट ऑफ डेट बनेगा, उसके पहले फ्लैट बिका है तो, और उस दिन ऑनवर्ड्स। कोई डाउट है इन सब में? ये तुमको ये बिल्डिंग वाला याद रहेगा। हमारे कितने पॉइंट हो गए इसके साथ? 5। बोलो पहला सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू एम्प्लॉयमेंट, उसके 3 एनालिसिस थे। सैलरी गिफ्ट डायरेक्टर, डायरेक्टर में टीडीएस की सेक्शन याद है 192 194 जो एग्जीक्यूटिव नॉन एग्जीक्यूटिव एम्प्लॉय नॉट एम्प्लॉय, मैं बोल नहीं रहा वो सब याद है आपको। दूसरा पैरा बोलो, दूसरा सर्विसेज बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल। तीसरा बोलो फ्यूनरल बरियल
मॉर्चुरी बोलो, FBCM इंक्लूडिंग, वो शव वाहिनी थी। और क्या था? फंक्शन, ड्यूटी, ड्यूटी, फंक्शन परफॉर्म बाय, ड्यूटी परफॉर्म बाय, ड्यूटी परफॉर्म्ड बाय। पहला बोलो इंडिया वाला, फिर स्टेट वाला, फिर म्युनिसिपैलिटी, और फिर ग्राम पंचायत। दूसरा ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय पर्सन होल्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। और तीसरा बोलो ऑफ अ बॉडी, बॉडी सेटअप बाय। कोई डाउट है किसी को? चार हो गए ना हमारे। पांचवा सेल ऑफ अ लैंड नॉट अ सप्लाई। तुम लोग क्या बोल क्या रहे हो? तुम लोग शेड्यूल 3 बोल रहे हो तुम लोग। तुम शेड्यूल 3 में वही बोलना जो सप्लाई नहीं है। एक बारी शॉर्ट नोट आया, दो बारी उस पर बोलो सेल ऑफ अ लैंड नॉट अ सप्लाई। दूसरा बोलो सेल ऑफ अ बिल्डिंग वेयर नॉट अ सप्लाई आफ्टर सीसी और विच एवर इज, वो सप्लाई नहीं है। बस शेड्यूल 3 में इतना है। अदरवाइज सप्लाई होता है GST आएगा, वो हमको पता है, बट मैं पूछ रहा हूँ सप्लाई कौन सा नहीं है। अंडरस्टूड? बस हमारे 5 हो गए, 6 नहीं हुआ ना हमारा। इधर देखो अब पढ़ना 6th पॉइंट। आपको कॉलेज में तो अभी छुट्टी रहेगा ना? कौन सी कॉलेज में? हम 2 मिनट ऐसे टाइम पास करें, चलेगा? बातें करते हैं, चलेगा आपको? कौन सी कॉलेज में हो सब लोग? अच्छा हाँ, मेजोरिटी शायद सोमैया वाले थे ना। और बाकी कौन है मेनन वाला? वो तो शायद रास्ते में देखी है मैंने, वही है ना? वो रेल ट्रेन में से दिखती। कल इतना ध्यान से नहीं, मेनन सुना है मैंने, मेनन। आप भी मेनन में हो? आप मानसी कल्याण में है, तो आप रहते कहाँ पर हो? ट्रैवल करते हो डेली? कितना दूर है इधर से कल्याण? अच्छा, ट्रेन मिल जाता है आपको? बहुत भीड़ रहता है ना शायद, बट लेडीज कंपार्टमेंट में तो इतना भीड़ नहीं रहता होगा ना? आप भी कल्याण रहती हो? नहीं, उनको पूछ रहा हूँ। अच्छा, और आप? अच्छा, B1D सुना था उसे। वो तो शायद उसका कोई ट्रेन रूट नहीं है ना शायद। ट्रेन है क्या डायरेक्ट? 1 घंटे में एक ट्रेन है ऐसा? तो आप जाते कैसे हो फिर? बस में? तो आप लेक्चर अटेंड नहीं करते फिर वो? अच्छा, मैं दहीसर में रहता हूँ। वैसे तुमने पूछा नहीं लेकिन मैंने बोल दिया। यू शेप में, मतलब ऐसा एक मेट्रो है, वो हाईवे से मेट्रो स्टार्ट हुआ है, पता है? वो इस साइड पता नहीं मेरे को, वेस्टर्न में है। तो हाईवे से मेरे घर के वहाँ से कुछ 10-15 मिनट के वॉकेबल डिस्टेंस पर मेट्रो है। वहाँ से अंधेरी गुंदवली जो है ना, वो, और फिर वहाँ से दूसरी मेट्रो, क्या है, घाटकोपर। और फिर वहाँ से फिर ट्रेन। हाँ, मुलुंड में सच में मुलुंड कंटार आता है, बट अब आदत हो गई है। वो होता है ना ऐसा, सुबह उठ के ब्रश करो, ऐसा आदत हो जाती है बस। हाँ मतलब कंटारा भी आता है, ऐसा ब्रश तो होता है ना, अपन फिर भी उठ के आदत हो गया, पेस लगाओ ब्रश करो, बस वैसा आदत हो गया ऐसा यू शेप में आने का। भाई 8-10 साल हो गए यू शेप में आते आते। ठीक है, उल्टा। हाँ, बारिश में कंटारा आता है, बिकॉज ऑल ऑफ सडन अगर कभी बारिश वारिश हुई तो एक ही, और एक है कौन सा, वाशी, इवन डोम्बिवली। लेकिन डोम्बिवली और वाशी के वहाँ के स्टूडेंट बहुत मस्त रहते थे। दे आर वेरी हार्ड वर्किंग। डोम्बिवली ब्रांच के बोल रहा हूँ मैं। हाँ मतलब डोम्बी वाले, आई डोंट नो व्हाई, बट इवन वाशी वाले भी, मतलब वो पता नहीं बहुत एफर्ट्स देते वाले, ऐसा होता ना, हार्ड वर्किंग एकदम। अंधेरी और घाटकोपर मोस्ट लेजीएस्ट। अंधेरी और घाटकोपर, अंधेरी घाटकोपर, हाँ। उन लोग पता नहीं वो अपनी दुनिया में रहते हैं। अंधेरी चरी रोड तो उन लोग तो अलग ही दुनिया में रहते हैं। होता ना ऐसे एकदम ओवर कॉन्फिडेंट है, हुआ तो ठीक है, वरना कुछ और कर लेगा जिंदगी में। हाँ हो सकता है शायद। तो चनी रोड में मैं जब भी लेक्चर था तो ऐसा होता ना, सर नहीं हुआ तो कुछ और करेगा, ऐसा वैसा, दे आर लाइक दैट वे। मुलुंड और कौन सा है, बोरीवली, दे आर हार्ड वर्किंग, बट मोर हार्ड वर्किंग इज डोंबिवली और वाशी। इधर देखो, कल्याण मेरा कभी लेक्चर हुआ नहीं था, कल्याण ब्रांच में, मेरे को आइडिया नहीं है। ठीक है, हम आगे स्टार्ट करें अब। तुमने कोई मूवी देखी रिसेंटली या नहीं? कौन सी? कैसी है वो? थिएटर में देखी तुमने वो?
है ना, वो अमेजोन प्राइम पर तो शायद रिलीज, हाँ वो उसने केस फाइल किया था। कैसा है वो? बट उसका क्रिटिक्स का जो व्यू है वो तो शायद अच्छा नहीं है ना, रेटिंग्स भी शायद अच्छी नहीं मिली है। हाँ राजकुमार राव का मूवीज वन टाइम, उसका हिट देखा है क्या आपने नेटफ्लिक्स पर जो है वो रीमेक है क्या वो साउथ इंडियन हिट का? अच्छा हाँ। हाँ नानी वाला 3 आया था अभी, हिट 3। हाँ वो वन टू का रीमेक है क्या, 1 या 2 का रीमेक है ना, मेरे को नाम से ही लगा वो हिट नाम से। अभी हिट 3 हिट 4 भी आ रहा है ना शायद, उसमें एंड में दिखाते हैं हिट 4 आएगा। उसमें भी 2 क्लाइमैक्स है, देखा 5A 5B, कौन देखेगा ऐसा सब। हाँ मतलब आप फैन हो क्या हाउसफुल सीरीज के? मुझे तो वो भी ओवर एक्टिंग ही लगता था। हाँ टाइम पास बोल सकते हो, बाकी बाकी आप देखोगे तो मेरे ख्याल से अक्षय कुमार का पिछले कुछ सालों में कौन सा मूवी, केसरी मैंने देखा नहीं है एक्चुअली, मेरे को देखना है। अच्छा है क्या केसरी चैप्टर 2? आपने देखा है या सुना है? किसी ने देखा केसरी? आई थिंक वो नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाला ना शायद। हाँ शायद अगले वीक नेटफ्लिक्स या किसी पर तो रिलीज हो रहा है। हाँ हाँ वो मल्हार ठाकर वाला ना। क्या नाम था उसका, शुभ चिंतक नहीं, जय माता जी शायद है ना। मल्हार ठाकर का मूवीज अच्छा होता है। बट उसका भी डेस्टिनी देखो आप। आपको पता है गुजराती इंडस्ट्री में ना, कोई सुन रहा है? गुजराती इंडस्ट्री में मैं एक्चुअली आप मैं ऑलमोस्ट बहुत मूवीज देखता हूँ, इवन मैं तो मराठी मूवीज भी देखता हूँ ये वो। हाँ पीछे भाई नकुल, हाँ उसका भी आया था ना, बट वो गुजराती मूवी में ना वही शुभ चिंतक है ना शायद। उसका फर्स्ट गुजराती मूवी है क्या? नहीं वो गुजराती नहीं है, वो गुजराती नहीं है, वो मराठी है। उसके हाँ उसके उसके यूट्यूब पर वीडियोस हैं, वो बहुत मराठी मूवीज में बहुत है। वो बचपन में लॉर्ड कृष्णा का रोल मिला था उसको। उसके बाद हाँ वो मराठी मूवीज में, उसका एक मराठी मूवी था मैंने देखा था शायद, मुझे भी नाम याद नहीं है। कोई तो मूवी देखा था मराठी में, मेरे को आज तक भी सबसे बेस्ट मूवी, कोई मराठी मूवी देखता है मराठी में आज तक मेरे को सबसे बेस्ट मूवी एक ही लगती है, मतलब वो हमेशा मजा आता है पता नहीं क्यों। वो बहुत पुराना मूवी है, तात्या विंचू वाला झपाट लेला, देखा आपने? हाँ वो मस्त मूवी है। उसका सेकंड पार्ट मेरे को ठीक लगा, बट फर्स्ट पार्ट तो क्लास था, वो जो ओरिजिनल वाला था ना, उसमें लक्ष्मीकांत बेर्डे का क्या एक्टिंग है यार, मतलब। हाँ क्या, कौन सा वाला वो, मतलब कैरेक्टर का नाम क्या रहता है उसमें? बट लक्ष्मीकांत बेर्डे का क्या एक्टिंग रहता था। और दूसरा मेरे को एक सैराट अच्छा लगा, बट सैराट का जो उसका जो एंडिंग, तो अब वो मूवी बनाना वैसा था, बट उसके गाने भी क्या थे भाई। रीना वैष्णवी। गुजराती नहीं, मैं तो ऐसे ही टाइम पास के लिए बोला, गुजराती इंडस्ट्री में ना बहुत सालों पहले एक एक्टर होता था उपेंद्र त्रिवेदी करके, और उसका भाई होता था अरविंद त्रिवेदी, ये दोनों भाई थे, उपेंद्र त्रिवेदी अरविंद त्रिवेदी, और गुजराती इंडस्ट्री का सुपरस्टार ये था उपेंद्र त्रिवेदी। और वैसे अगर आप अभी देखोगे, ये दोनों तो भाई थे ये दोनों, और एट प्रेजेंट देखोगे तो मल्हार ठाकर जो है वो सुपरस्टार है, और प्रतीक गांधी मतलब वो इज अ गुड एक्टर, बट वो इतना सुपरस्टार नहीं था। प्रतीक गांधी, यश सोनी, ये सब अच्छे एक्टर हैं, बट यार सुपरस्टार जो है मेरे ख्याल से, भाई मुनमुन सुनोगे आप प्लीज? सुन लो ना, ऐसे घर वाले तो सुनते हैं नहीं। तो मल्हार ठाकर जो था वो गुजराती इंडस्ट्री का ये सुपरस्टार था, बट किस्मत देखो उन इसको चांस मिल गया और ही बिकेम सुपरस्टार। स्कैम, स्कैम से जो उसको, और स्कैम में क्या एक्टिंग करी यार, इवन मल्हार ठाकर भी ऐसी एक्टिंग नहीं कर सकता जो एक्टिंग उसने करी थी। आई बिकेम मिस फैन, क्या एक्टिंग, मतलब वो नेचुरली जो फ्लो में बोलता है, रिस्क है तो इश्क है ये वो, हर एक डायलॉग, आप हर एक डायलॉग, हाँ लाइटर वाला ये वो, मतलब कुछ भी। वैसे ही है ना, कुछ सालों पहले ना ये हिट था उपेंद्र त्रिवेदी, लेकिन चांस इसको मिला बॉलीवुड में, मतलब हिंदी सिनेमा में, अरविंद त्रिवेदी। ये फेमस हुआ था रावण के रोल से, जो राम लाई थी ना उसमें जो रावण बना है वो ये था अरविंद त्रिवेदी, एंड ही बिकेम वेरी फेमस एक्टर। और उपेंद्र त्रिवेदी को मतलब नेशनल लेवल पर कोई जानता भी नहीं था वैसा जैसा पहले था। ठीक है हम वापस स्टार्ट करें अब आगे। केलकर तो मुलुंड में है ना शायद, अनुषा। पोदार में और भी कोई था ना, आप और
ये भी है महक, नहीं शीतल, शीतल शीतल पोद्दार में है। सोमैया में महक है। सोमैया में कितने लोग हैं? एक और, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, और ये 10। क्यों इतने लोग हैं? हाँ मतलब पर्पस पूछ रहा हूँ, ऐसा क्यों? अटेंडेंस इशू है इसके लिए। आपके आपके पहले वाले बैच में भी शायद ज्यादातर सब सोमैया से थे ना? नहीं, इसके पहले वाला सितंबर वाले में वो मीत प्रीत सब सोमैया से थे ना शायद। अच्छा क्रिश, वो पोद्दार में थी क्रिशा और श्रेया। क्रिशा वही ना एकदम हाइट में। अच्छा इधर देखो। अच्छा हाँ, मुझे लगा वो सब सोमैया से थे। कैसा है सोमैया? क्या है? बट वैसे मेरे को एक बात बोलो, कॉलेज में करना ही क्या है एट द एंड ऑफ द डे? तुमने क्या ही कर लिया? प्राइवेट कॉलेज है क्या? ऑटोनॉमस है। अभी तो सब ऑटोनॉमस है ना? पोद्दार भी ऑटोनॉमस है। तो मुंबई यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कौन है? अभी कोई नहीं। इसी के लिए शायद अभी टीवाई बी कॉम के सब क्लासेस बंद हो गए मेरे ख्याल से। दहीसर बोरीवली में तो कोई क्लासेस नहीं चला था टीवाई बी कॉम, अदरवाइज पहले तो टीवाई बी कॉम के 100-150 के बैचेस बनते थे टीवाई बी कॉम के। अब मुंबई यूनिवर्सिटी में तो फिर सबका अलग अलग कौन कराएगा, सबका अलग अलग सिलेबस। वो बोलेंगे कैपिटल बजटिंग सेम है, लेकिन अंदर कंटेंट में थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है। मान लो एनएम, मिठी भाई, पोद्दार, एचआर वो अलग कराएंगे कैपिटल बजटिंग, बाकी कोई अलग कराएगा। तुम लोग का क्या डिस्कशन चल रहा है? ऑलमोस्ट सेम रहेगा, एसवी के एम है तो, बट फिर भी वो उन लोग में होता ना, प्रिंसिपल अलग है तो वो सब अलग होता ही है। मैंने एनएम छोड़ दिया था 12th के बाद, बिकॉज उस टाइम पर अटेंडेंस का। आप भी एनएम में थी? तुम लोग इधर से इतना ट्रैवल करते थे एनएम तक, वेले पार्ले? हाँ उसका अभी तो पता नहीं कैसा अटेंडेंस का इशू, लेकिन एनएम में तो अब पता नहीं, लेकिन मेरे टाइम पर है कुछ 60% ऐसा कुछ अटेंडेंस का इशू आया था। और उस टाइम पर है ना एनएम में मैं जब 12th में था ना, तो अपन होता है ना अपने सीनियर से पूछते हैं। तो कुछ लोग एफ आई बी कॉम वाले थे ना, अपन हम पूछते हैं सीए करूँ कि नहीं करूँ, कैसा लग रहा है तुझे ये वो। तो ऐसा, तो हम अपने सीनियर से पूछते, तो कहता है सीए करेगा तो एनएम छोड़ देना। मतलब क्यों? तो कहता अटेंडेंस के बहुत इशू है। उसके बाद तो बहुत बवाल हो गया था वो, आपको मैंने बोला था ना शायद एनएम का प्रिंसिपल। आपको आपके बैच में बोला था ना मैंने एनएम के। आप गूगल पर सर्च करना है एनएम प्रिंसिपल बीटन बाय द एमएनएस वर्कर्स। एक बार ये ऐसा हुआ था भाई, हरिया सुन रहे हो आप? एक बार ये ऐसा हुआ था, एनएम का, एनएम कॉलेज जो है ना भाई, ऑनलाइन में तुम लोग हो या चले गए सब? ये जो था ना एनएम में उन लोगों को अटेंडेंस का इशू था। और एनएम कॉलेज में ना इन लोगों ने वो, अब उसमें कैसा था, मैक्सिमम अराउंड 70, पहले तो 80-90% बच्चे सीए करते। एनएम कॉलेज में पूछोगे ना शू करे छे सीए, तू शू करे सीए, शू करे मतलब क्या कर रहा है ऐसा, क्या कर रहा है सीए, जिसको देखो सब सीए 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 उन दिनों। और उसमें फिर कैसा होता था कि लोगों के अटेंडेंस के इशू होते थे, और कुछ लोग तो 0% 2% अटेंडेंस, ऐसा अटेंडेंस रहता था। तो किसी एक अटेम्प्ट में, मुझे याद नहीं है ईयर, आप चेक कर लेना, तो किसी एक साल में ना कुछ बच्चे जो थे उनका 0% अटेंडेंस था। तो उन लोगों को बोला, वो उन दिनों मुंबई यूनिवर्सिटी वाला एग्जाम था, तो हॉल टिकट आपको कॉलेज से लेने जाना पड़ता था। तो कॉलेज में हॉल टिकट सबकी आ गई, उससे कॉलेज से कॉल या मैसेज या कुछ तो आता था, ग्रुप में आता था। तो सब लोग हॉल टिकट लेने गए। तो कुछ बच्चों को बोला आपका तो 0% है, 1% है, 2% अटेंडेंस है, आपको हॉल टिकट प्रिंसिपल से लेनी है। तो उन लोगों को प्रिंसिपल से पास भेजा, और प्रिंसिपल के पास गया तो प्रिंसिपल ने बोला कि आप लोग पेरेंट्स को लेकर आना। अब बोलो पेरेंट्स जैसे बोलोगे तो आप किसको लेकर जाओगे? मम्मी को, है ना? पापा को लेकर जाएंगे तो शायद उधर ही धुलाई चालू हो जाए। तो मैक्सिमम लोग अपनी मम्मी को लेकर गए। उसमें से फिर शायद, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या हुआ था, बट मैंने ऐसा कहीं सुना था कि प्रिंसिपल जो थे उन्होंने कुछ ऐसा कुछ बोल दिया कि मैं तुम्हारे बच्चों का करियर खत्म कर दूंगा, ये वो ऐसा कुछ, पता नहीं क्या हुआ था एग्जैक्टली, उसे कुछ बोल दिया रहेगा। और होता है ना कुछ मम्मी लोग होता है ना ऐसे इमोशनल होती हैं ऐसा, कि अब मम्मी को कौन बोले, टीका बी कॉम हैज नो वैल्यू। तो किसी कुछ जो बच्चे थे उसकी मम्मी रोने लगी कि नहीं नहीं मेरे बच्चे के साथ ऐसा मत करो, ऐसा वैसा, उसका करियर का क्या फलाना ढिकना। और जो प्रिंसिपल था उसने कुछ रूडली बिहेव कर दिया, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, ये मैंने कहीं से सुना हुआ था।
तो उसके बाद आप फिर भी न्यूज़पेपर्स के बेसिस पर देख लो। उसके बाद ये जो स्टूडेंट थे ना, ये लोग गए एमएनएस के पास और उन दिनों एमएनएस बहुत फॉर्म में था, नया नया बना था, ऐसा कुछ तो था। कौन सा ईयर था वो? 2010 था क्या? अच्छा। एमएनएस कुछ बना ही था, ऐसे कुछ तो था। और ये लोग गए, एमएनएस एक पॉलिटिकल पार्टी है, शायद आपने सुना हो। तो उसके पास गए और वहाँ जाकर बोला ऐसा ऐसा हो गया, हॉल टिकट नहीं मिली हमको, और हमारे पेरेंट्स को ऐसा बुरा भला बोला, पता नहीं कुछ बोला होगा। तो ये लोग पहुंच गए कॉलेज में और प्रिंसिपल को बहुत मारा और पूरा वो ऑफिस तोड़फोड़ कर दिया ये वो। और ऑन द सेम टाइम मीडिया पहुंची और उसके बाद पुलिस भी पहुंची। और जैसी ही पुलिस आई, मीडिया में होता ना ऐसा पता चल गया कौन कौन बच्चे थे, कौन कौन साथ में लेकर आया था ये वो। और जैसे ही ये सब हुआ उसके बाद पुलिस आई, अरेस्ट करके लोग बच्चों को लेकर गई, वो एमएनएस वर्कर्स को भी लेके गई। फिर सब बेल पर तो बाहर आ गए, ठीक है। और उसके बाद जो स्टूडेंट थे ना, उन लोगों का एसवी केम जो ट्रस्ट है, इन लोगों ने लेटर लिखा टू आईसीएआई, टू मुंबई यूनिवर्सिटी, कि आप ऐसे लोगों को मतलब इनको डी बार कर दो बीकॉम ये सब एग्जाम अपियर करने से। और उनको डी बार कर दिया था 3 साल या 5 साल के लिए। इन लोगों ने वापस लेटर लिखा टू आईसीएआई कि ऐसे बच्चों को आप क्या, इनके प्रोफेशनल एथिक्स कहाँ गए, ऐसा वैसा, ऐसा कुछ तो हुआ था। आप गूगल पर सर्च करो ये सब, ठीक है। मेरे को कुछ बच्चे कह रहे थे इवन एनएम प्रिंसिपल वाज बीटन बाय हिज वाइफ आल्सो, ऐसा कुछ, हाँ। पता नहीं, वो लोग गूगल पर सर्च कर, देखो ना सर्च करके, कुछ लोग कह रहे थे मेरे को ऐसा था। मैं श्योर नहीं हूँ ये सब के बारे में। आप, मैं कुछ बोलूँ तुम गूगल पर सर्च कर लेना, ठीक है। इधर देखो, वापस आते हम लोग। भाई तुम लोग कोई एनएम वाला जाकर कॉलेज में जाकर मत बोलो सर हमारे सर बोले थे ऐसा कि एनएम का प्रिंसिपल कोई अभी है क्या एनएम में? आप कहाँ पर हो आयुषी? सोमैया, हरिया? अच्छा, पीछे वाले सब सोमैया वाले हैं। आप भी अभी सोमैया में हो? आप पोद्दार? पोद्दार में अटेंडेंस इशू नहीं है? हाँ आपने बोला। एनएम में ना पहले अकाउंट्स की एक टीचर होती थी, दक्षा पंड्या, उनकी तो डेथ बहुत पहले ही हो गई। हम लोग स्टूडेंट थे तभी डेथ हो गई थी। नहीं, उनकी डेथ हो गई थी तभी, वो बहुत एजेड थी। उसकी बुक आती पहले, आयनापुरी फेमस ही थी, ये दक्षा पंड्या की बुक जो थी वो बहुत चलती थी। एक वो और एक हितेश मेहता करके एक ऑथर था, 11th 12th में। आयनापुरी खाली टीवाई बीकॉम में चलती थी, पता है, एक आयनापुरी की टेक्स्ट बुक आती है। तो अब तुम्हारा कैसा मटेरियल रहता है, कॉलेज से ही मिलता है क्या? बस वही पढ़ना है? अच्छा, हम स्टार्ट करें। और वैसे तो पूरे इंडिया में सबसे बेस्ट कॉलेज है एसआरसीसी, आपने शायद सुना हो, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स। उसका तो मेरे ख्याल से क्लोज ही शायद 95-99% पर होता है। हाँ, दिल्ली। पूरे इंडिया से लोग अप्लाई करते हैं, जो स्पेशली सीबीएसई आईसीएसई वाले होते हैं ना, आई थिंक उसका हॉस्टल फैसिलिटी भी है। 97 पर क्लोज हुआ था क्या? आपने ट्राई किया था अनुषा वहां पर? अच्छा, आपको कितना था 10th में? क्या बोला? एंट्रेंस के बेसिस पर है अभी? पहले ऐसा नहीं था शायद। पहले मेरे ख्याल से ऐसा था कि वो परसेंटेज के बेसिस पर लेते थे। और नहीं, पहले हम लोग जब थे तो हमको लगता है एनएम ही बेस्ट है, ऐसा होता है ना, एनएम एनएम। उसके बाद ग्रेजुअली पता चला कि एनएम, पोद्दार, एचआर ये कुछ नहीं है, पूरे इंडिया का सबसे बेस्ट तो एसआरसीसी है। अच्छा, उसके लिए सीयूईटी है? सीयूईटी खाली एसआरसीसी के लिए है, सबके लिए है? मुंबई में भी सीयूईटी है? क्योंकि सीयूईटी मुंबई में तो नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा, सीईटी मतलब आपको 10th के बाद सीईटी देना है? नहीं, वो मुंबई में मेरे ख्याल से नहीं है, शायद दिल्ली में ऐसा है, 12th के बाद आपको सीयूईटी क्लियर करना पड़ता है ना। अच्छा, महक, महक कह रही है लास्ट ईयर से रूल आया है। आप 11th 12th में कहाँ थी अनुषा? आई मीन अकाउंट्स कहाँ से करा था? हाँ, डीपीएस वो मुझे ध्यान में है। वो फ्रेंचाइज है या डीपीएस का खुद का ही था? ये कैसे जाएगा? किया ये रहा ना, देखो नहीं हो रहा है। हाँ, अच्छा फ्रेंचाइज है। अच्छा इधर देखना, हम स्टार्ट करते हैं। भाई तुम लोग मोबाइल देख रहे हो क्या, हरिया?
सच बोलो, भगवान देख रहा है तुमको, है ना? क्या देख रहे हो तुम? अच्छा गेम खेल रहे हो, मेरे को लगा किसी का मैसेज आया। अच्छा इधर देखो। हाँ मैं कब से बोल रहा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ, वो ऐसा मोबाइल में खोया हुआ है। क्या? बोलो। मैसेज वैसेज आया क्या हरिया? नहीं हो सकता ना, इट्स ओके ना। मे बी अभी से पार्टनरशिप फॉर्म में HUF का प्लान कर रहा हो। ये भी क्वालिफाई, वो भी क्वालिफाई, HUF फॉर्म करेंगे, है ना? नहीं, जीवित कार्य HUF, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंट, मैंने ऐसे ही मजाक में बोला। अच्छा इधर देखो, सुनो हम स्टार्ट करते हैं, आपका टाइम वेस्ट करा दिया मैंने, सुनो। अच्छा हमारी बात चल रही शेड्यूल 3 पर, भाई सुनना, पॉइंट नंबर 6 पढ़ना जल्दी से। ये जो तुम पढ़ रहे हो सप्लाई है या नहीं है? नहीं है, बोलो क्या सप्लाई नहीं है? ये अदर देन का मतलब क्या होता है? ये लोग ट्रांसलेशन बोल रहे हैं, बोलो। अरे मतलब क्या हुआ उसका, ये पूछ रहा हूं। वो सप्लाई है, मतलब हमारे पास दो टाइप के एक्शनेबल क्लेम है। ये हमारे पास दो टाइप के एक्शनेबल क्लेम्स हैं। बोलो पहला एक्शनेबल क्लेम कौन सा है हमारा? स्पेसिफाइड। क्या स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम सप्लाई है? हाँ है। वो कौन से देखते हैं? उस पर GST। लेकिन अदर एक्शनेबल क्लेम्स सप्लाई, इट इज कवर्ड अंडर शेड्यूल 3, नॉट अ सप्लाई। इस पर बोलो GST। तुमको ये समझ में आता है मैंने क्या बोला, है ना? अब आप बोलोगे स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम कौन से हैं? क्या उसको डिफाइन किया होगा? क्या उसका कोई डेफिनेशन होगा? स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम 6 हैं। BCG HLO, BCG HLO, BCG HLO, BCG। बी है बैटिंग, एक सेकेंड, PQRS। बी है बैटिंग, ये रहा, पढ़ो आप, दिख रहा है? सेक्शन 2 क्लॉज बोलो, एक क्लॉज नंबर बोलो, 102A पढ़ना, आपको दिख रहा है? बैटिंग, कसिनोज, गैम्बलिंग, हॉर्स रेसिंग, लॉटरी एंड ऑनलाइन मनी गेमिंग। ऑनलाइन मनी गेमिंग या ऑनलाइन गेमिंग? याद रखना OMG है इधर, ऑनलाइन गेमिंग अलग होता है। दिख रहा है ऊपर कहीं ऑनलाइन, अपन है इसमें। फिलहाल तो बोलो तुमको स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम याद रहेंगे? बोलो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम पर GST आएगा? ये देखो, बोलो एक्शनेबल क्लेम दो टाइप के होते हैं, कौन से कौन से? स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, अदर एक्शनेबल क्लेम। अदर एक्शनेबल क्लेम सप्लाई, उस पर GST। स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम सप्लाई, फॉर एग्जाम्पल, फॉर कौन से हैं स्पेसिफाइड? ये वो एग्जाम्पल है, वही है खाली। BCG HLO, फुल फॉर्म बोलो, एक सेकेंड सब साथ में बोलो, BCGHLO, ऑनलाइन मनी गेमिंग। आपको याद है ये सारे BCG HLO, ठीक है? अब मैं कोई एक बात बोलना, इसको छोड़कर अदर एक्शनेबल क्लेम, वो सप्लाई नहीं है, GST नहीं आएगा। किसी को याद है L, B और G? क्या था वो? क्या था वो? टैक्सेस सब्ज्यूम्ड। बोलो लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग पर पहले कोई और टैक्स आता था, कौन सी गवर्नमेंट लगाती थी? क्या वो टैक्स सब्ज्यूम हो गया? याद है मैंने ऐसा बोला था, मान लो मैं लॉटरी वाला लॉटरी बेच रहा हूं, वो सामने वाला 1000 रुपए का लॉटरी खरीद रहा है, उसे 1000 रुपया दिया, दिस 1000 इज इंक्लूडिंग GST। उस पर GST कितना लगता है? 28%। ऐसा कुछ याद है ऑनलाइन में आपको सबको? मेरे को बोलना लॉटरी, बैटिंग और गैम्बलिंग, मैं वो सब बोल नहीं रहा हूं, वापस बोलूं क्या? बोलो लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग पर पहले स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी, अब बोलो उस पर क्या लगता है? GST। यहां पर है ना, पहले पहले यहां पर ऐसा लिखा था, देखो पहले है ना यहां पर लिखा था ऐसे, लॉटरी, बैटिंग, गैम्बलिंग पर GST आएगा, अदर्स ऊपर नहीं आएगा, पहले ऐसे लिखा था। फिर रिसेंटली अमेंडमेंट आया और इन लोगों ने 3 नई चीज और लिखी, बोलो कौन सी लिखी? BCG HL, है ना? कसिनोज, हॉर्स रेसिंग और सॉरी ऑनलाइन मनी गेमिंग, ये 3 इन लोगों ने बाद में ऐड करा। आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? कसिनोज, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन मनी गेमिंग, ये 3 अलग से ऐड हुई हैं, मैंने हाईलाइट भी किया शायद, है ना? कसिनोज, हॉर्स रेसिंग, ये 3 बाद में आई। पहले का रूल बोलो क्या था? कुछ समझा मैंने क्या बोला? LBG पर टैक्स आएगा, अदर्स ऊपर नहीं आएगा, ऐसा रूल था। अंडरस्टूड? बोलो 3 नए ऐड हुए हैं, कौन से 3 ऐड हुए हैं?
एंड कसिनोज आर नथिंग बट बोलो गैम्बलिंग. हॉर्स रेसिंग इज नथिंग बट, आपको याद हो मैंने बैटिंग में हॉर्स रेसिंग का ही एग्जांपल दिया था, महालक्ष्मी रेस कोर्स है ना. सुनो प्लीज दिव्यानी, मेरे को बोलो कसिनोज का ही मतलब गैम्बलिंग होता है और हॉर्स रेसिंग का मतलब भी बैटिंग होता है, तो एक्चुअल अमेंडमेंट क्या है इधर? ऑनलाइन मनी गेमिंग है ना. आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूं? पहले यहां पर लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग लिखा था, फिर 3 चीजें ऐड करी तो 6 हो गई, पर 3 जो नहीं ऐड करी उसमें से 2 कुछ नहीं है, वो एक्चुअली में बैटिंग और गैम्बलिंग ही है. अंडरस्टूड? शॉर्ट में बोलो इतना सब सुनने का, लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग और जो 3 नई चीज, 6 चीजों पर जीएसटी आएगा, बाकी सब पर कोई डाउट है? लास्ट बोलो ऑनलाइन. क्या ऑनलाइन मनी गेमिंग का कोई डेफिनेशन होता होगा? है ना, ये रहा. हमने क्या पढ़ा अभी, ऑनलाइन गेमिंग या ऑनलाइन मनी गेमिंग? ये हम लोग ऑनलाइन मनी गेमिंग पर बात कर रहे हैं. इधर देखो हुआ क्या, एक कंपनी है गेम्स क्राफ्ट, एक कंपनी है गेम्स क्राफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस क्या हो गया, वर्सेस जीएसटी डिपार्टमेंट. उसका कोई ऑफिसर था, उसने केस फाइल करा था और ये हियरिंग दी थी कर्नाटका हाई कोर्ट ने, कर्नाटका हाई कोर्ट. अब एक्चुअली में इस केस में हुआ क्या, तो जो गेम्स क्राफ्ट कंपनी है, गेम्स क्राफ्ट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, इसकी एक गेम आती थी रमी, है ना, ऐसी कुछ गेम है. मेरे को गेम्स के बारे में ज्यादा मत पूछो, मेरे को आइडिया नहीं है. सुनो, एक गेम आती थी रमी, सुन तो लो. अब मैं बोलूं, अब एक गेम आती थी रमी. अब हुआ क्या, ये रमी जो था ना, पहले यहां पर क्या लिखा था, पहले क्या लिखा था, बैटिंग गैम्बलिंग पर जीएसटी आएगा, अदर एक्शनेबल क्लेम पर, ये पहले लिखा था. फिर अमेंडमेंट करा है, लेकिन हम बात कर रहे हैं पहले की. तो हुआ क्या, रमी जो काम कर रहे हैं ना, रमी, ये इसको जीएसटी डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा. आपने देखा रहेगा कुछ 1.5-2 साल पहले बहुत सारे ऑनलाइन गेमिंग वालों को नोटिस गई थी. कुछ कंपनीज ने बोला हमारा टर्नओवर इतना नहीं है, उससे ज्यादा की, तो नोटिस आ गई. आपने शायद सुना हो. ऐसा नोटिस क्यों था, तो मान लो उसका टैक्स बन रहा है 28% टैक्स होता है इसमें, ठीक है, तो वो लोग इतना, मान लो मेरा टर्नओवर 10,000 करोड़ है और वो नोटिस भी 10,000 करोड़ का टैक्स भरने बोल रहा है. ऐसा क्यों हो गया जीएसटी में? वो खाली टैक्स नहीं था, उसमें इंटरेस्ट भी लगाया और पेनल्टी, पेनल्टी भी सेम अमाउंट, मतलब 28% ये पेनल्टी 100%, तो 56 तो वैसे ही हो गया, प्लस इंटरेस्ट और प्लस अदर पेनल्टीज, ये सब लगाकर कुछ 90-100% के आसपास कर दिया था इन्होंने. तो ऐसी एक कंपनी थी रमी, इसको जीएसटी डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा और बोला कि आप जो काम कर रहे हो ना, आप जो काम कर रहे हो, ये काम जो है ये तो बैटिंग और गैम्बलिंग है, ये तो बैटिंग और गैम्बलिंग है, इस पर जीएसटी आएगा. ऐसा कौन बोल रहा है? जीएसटी डिपार्टमेंट बोल रहा है. तो इसके अंडरस्टूड, जो गेम खेलने देते हो रमी और ये सब में, ठीक है, देखो जो ऑनलाइन गेम होती है ना, वो 2 टाइप की होती है. ऑनलाइन गेम जो होती है ना, उसमें 2 टाइप होते हैं, एक जनरल और एक ऑनलाइन मनी गेमिंग. ऑनलाइन गेमिंग 2 टाइप की होती है, एक ऑनलाइन मनी गेमिंग और एक अदरवाइज या जनरल, जो भी आपको समझना है. ओजी मतलब ऑनलाइन गेमिंग, 2 पार्ट, ऑनलाइन मनी गेमिंग और अदर्स. जो ऑनलाइन मनी गेमिंग है ना, इसमें क्या होता है मालूम है, आप पैसे लगाओ उसमें और जीत गए तो तुमको पैसे मिलेंगे. अंडरस्टूड? रमी और कौन सा ड्रीम्स 11 ऐसे कुछ है, वो टीम बनाओ, ऐड आती रहती ना, टीम बनाओ, वो सब गेमों में कुछ पैसे आपको डिपॉजिट करने हैं और अगर जीत गए तो आपको पैसे मिलेंगे. लेकिन बोलो, अभी सुनो इधर, लेकिन कोई गेम है, मान लो, अब मुझे ज्यादा आइडिया नहीं, कैंडी क्रश बोलो कैंडी क्रश या वो कौन सा टेम्पल रन, तो मेरे को बोलो ये सब जो गेम है, बोलो वो खाली गेम है, उधर कोई पैसा वैसे नहीं लगाना, वो एंटरटेनमेंट है. लेकिन मान लो मैंने कोई गेम डाउनलोड करी, मान लो कैंडी क्रश डाउनलोड करी मैंने, वो लोग कह रहे हैं 25 रुपया. देखा कुछ गेम्स का पेमेंट होता है वो पैसा किसको जा रहा है? गेम बनाने वाली कंपनी को. बोलो उस पर जीएसटी आएगा, लेकिन बाद में कुछ नहीं आएगा. समझा? आपको एक बार डाउनलोड हो गया, फ्री डाउनलोड में तो कुछ भी आएगा ही नहीं. आपको समझ में आया मैंने क्या बोला? कोई डाउट है इसमें? अंडरस्टूड? ऑनलाइन, दोनों ही ऑनलाइन गेम है, दोनों ऑनलाइन ही खेला जा रहा है. लेकिन ऑनलाइन मनी गेमिंग किसको बोलते हैं? जहां पैसा लगाया जाता है इन एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग मनी. और अदरवाइज जो है अदर्स, वो बोलो वो कौन सी गेम्स है? जो डाउनलोड करी और गेम खेलना चालू करा, टेम्पल रन फ्री गेम है, डाउनलोड करो खेलो. लेकिन मान लो कैंडी क्रश 50 रुपया है डाउनलोड करने का, उसके बाद कोई चार्जेस नहीं है,
आपने देखा रहेगा ऐसी भी कुछ कार रेसिंग की कुछ गेम्स होती हैं, तो बोलो जो डाउनलोडिंग चार्जेस उस पर जीएसटी इंक्लूसिव है, उस पर भरना पड़ेगा, बाद में कोई टैक्स नहीं आएगा। लेकिन इधर इधर हुआ क्या, आप पैसा जमा करते हो इन एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग मनी। कुछ समझ में आ रहा है आपको? अब है ना, तो रमी के केस में बोलो गेम्स क्राफ्ट, ये रमी कंपनी जो है, गेम्स क्राफ्ट कंपनी जो है, ये आपको ऑनलाइन मनी गेमिंग जो है वो खेलने दे रही है, सर्विस दे रही है, और आप डिपॉजिट करते हो पैसा लॉटरी के जैसा। मैंने लॉटरी खरीदी, उसे लॉटरी दी मेरे को और मैंने पैसा दिया, लॉटरी जीतेगा तो पैसा मिलेगा, हर कोई थोड़ी ना जीतने वाला है। कुछ समझ में आया? ये रमी वाला मान लो गेम खिलवा रहा है और तुमसे पैसे ले रहा है, जैसे लॉटरी वाला लॉटरी बेच रहा है और पैसे ले रहा है। अंडरस्टूड अनुषा? पॉइंट क्या है ये? आपको समझ में आया मैंने क्या बोला, या आप कंफ्यूज हो? ठीक है, तो वापस आते हैं हम लोग ऑनलाइन मनी गेमिंग। तो बात चली थी रमी की। रमी जो है ये कंपनी जो है, इसको जीएसटी डिपार्टमेंट ने नोटिस भेजा। क्या बोल के नोटिस भेजा, क्या काम करते हैं लोग? पहले रूल क्या था, पहले लॉटरी बैटिंग गैम्बलिंग पर ही टैक्स आएगा। इनको बोला आप जो काम कर रहे हो गैम्बलिंग है। इन लोगों ने नोटिस भेजा और बोला आपका टैक्स बनता है इतना अमाउंट, आपने भरा क्यों नहीं आज तक? इन लोगों ने केस फाइल कर दिया कर्नाटक हाई कोर्ट में कि इन लोगों ने जो नोटिस भेजा है ना, जीएसटी डिपार्टमेंट ने जो नोटिस भेजा है वो गलत है, हम जो काम कर रहे हैं वो गैम्बलिंग है ही नहीं। अंडरस्टूड? इनका बोलना था गैम्बलिंग क्या होता है, तो इट्स अ गेम। जीएसटी डिपार्टमेंट को पूछा आप बताओ गैम्बलिंग क्या होती है, तो जीएसटी डिपार्टमेंट ने बोला इट्स अ गेम ऑफ चांस। लॉटरी क्या होता है? गेम ऑफ चांस। आप चांस ले रहे हो, जीता तो पैसा मिलेगा, नहीं तो कुछ नहीं, 1000 रुपया गया तो जाने दो। अपन चांस ले रहे हैं या वहां कोई स्किल रिक्वायर्ड है? चांस है वो। आपको समझा मैंने क्या बोला ये? लेकिन रमी जो कंपनी थी ना, रमी कंपनी, इस कंपनी का बोलना था हम जो काम कर रहे हैं, एक सेकेंड, जीएसटी डिपार्टमेंट क्या बोलता है? गेम ऑफ चांस। व्हाट इज गैम्बलिंग? ऐसा कौन बोल रहा है? और ये लोग क्या बोल रहे हैं? गैम्बलिंग का मतलब होता है गेम ऑफ चांस, और जीएसटी डिपार्टमेंट कहता है रमी इज अ गैम्बलिंग। अब ये लोग कह रहे हैं कि हम जो काम कर रहे हैं ना, इट इज नॉट अ गैम्बलिंग। अब ये कौन बोल रहा है? कंपनी बोल रही है, रमी कंपनी। ये लोग कह रहे हैं हम जो काम कर रहे हैं ना, इट इज नॉट, कुछ समझ में आ रहा है आपको? इट इज नॉट अ गैम्बलिंग। इनका बोलना है गैम्बलिंग क्या होता है? गेम ऑफ चांस, और हमारा जो काम है वो गेम ऑफ चांस प्लस स्किल है, और या तो इट्स अ गेम ऑफ स्किल, इट्स अ प्योर स्किल बेस्ड गेम, बट खाली चांस तो नहीं है। अगर आपको टीम बनाने आता है, मुझे गेम का ज्यादा आइडिया नहीं है, आपको टीम बनाने आता है, ये सब है, तो आप पैसा जीत सकते हो, तो इट्स अ स्किल बेस्ड। और अगर आपको चांस बोलना भी है तो स्किल प्लस चांस, ओनली चांस ही है। तुमको समझ में आया ये पूरा? बोलो ये आर्ग्यूमेंट किसके बीच में चल रही है? कोर्ट में चल रही है, जीएसटी डिपार्टमेंट वर्सेस गेम्स क्राफ्ट। गेम्स क्राफ्ट ब्लू वाला बोल रहा है, जो ब्लैक और रेड से लिखा है वो कौन बोल रहा है? जीएसटी डिपार्टमेंट। अंडरस्टूड? तुमको समझाइए। और कर्नाटका हाईकोर्ट में इन्होंने बोला कि जो जो रमी कर रहा है, रमी जो काम कर रहा है, जो गेम खेलने दे रहा है, बोलो क्या बोला होगा? इट्स अ गेम ऑफ स्किल प्लस चांस। ठीक है, ये आप या तो स्किल मानो या तो स्किल प्लस चांस मानो, पर ये खाली स्किल तो नहीं है, सॉरी खाली चांस तो नहीं है, या तो ये मिक्सचर है या तो क्या है, स्किल है। और इस वजह से बोलो क्या वो गैम्बलिंग है? नहीं। गैम्बलिंग कब होता है? आपको समझा मैंने क्या बोला? और बाद में बस फिर आपको समझा अनुषा, महक, शीतल, कोई कंफ्यूजन है? और बाद में बस इन लोगों ने क्या करा मालूम है? ये सब लिख दिया और नया नाम दिया ऑनलाइन मनी गेमिंग, बोला जीएसटी आएगा। अंडरस्टूड? ये ओएमजी का अमेंडमेंट क्यों हुआ? ये जो रूलिंग थी उसको ओवर रूल करने के लिए पढ़ना क्लॉज एटीबी। एक सेकेंड, मैं पढ़ो, आप पढ़ो, मैं कट कर रहा हूं, बाद में पढ़ेंगे। मैंने 4 कलर करे हैं, 4, येलो, ग्रीन, पिंक और ब्लू, मतलब डेफिनेशन के 4 पार्ट है, वैसा करके पढ़ो। येलो पढ़ना पहले। बोलो येलो वाला पार्ट क्या कहता है डेफिनेशन का? ऑनलाइन मनी गेमिंग इज, या मीन्स, क्या ये खुद ऑनलाइन गेम है? मैंने पहले बोला ऑनलाइन गेमिंग में 2 पार्ट, ये खुद एक ऑनलाइन गेमिंग है। और ऑनलाइन गेमिंग देखो ऊपर अगर दिखता हो, बोलो क्या है? आप किसी को गेम खेलने दे रहे हो,
बोलो कैसे? इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट वाले नेटवर्क पर, एंड इट इंक्लूड्स ऑनलाइन मनी गेमिंग। कुछ समझ में आ रहा है आपको? अब जरा पढ़ना येलो वाला, मुझे येलो वाला पढ़ के बोलो क्या है वो। भाई येलो वाला पढ़ के हो गया? बोलो इट्स अ ऑनलाइन मनी गेमिंग, OMG इज अ OG ऑनलाइन गेमिंग इन विच बोलो प्लेयर पेज और डिपॉजिट मनी इन एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग मनी, पैसा जमा करवाता है जीतने के चक्कर में। दूसरा पढ़ो, चाहे वो कोई इवेंट हो, गेम हो, स्किल हो, सॉरी स्कीम हो, कंपटीशन हो, एक्टिविटी, प्रोसेस, जो नाम देना है दे दो, है ना। तीसरा, चाहे उसका रिजल्ट, आउटकम परफॉर्मेंस बेस्ड हो, सॉरी स्किल बेस्ड हो, चांस बेस्ड हो या बोथ हो, उसका आउटकम, रिजल्ट, परफॉर्मेंस जो भी है, बोलो चाहे वो स्किल बेस्ड हो या ना हो, चांस बेस्ड हो या ना हो, कुछ भी हो, हमको सब चेक ही नहीं करना। अंडरस्टूड? मतलब खाली स्किल चलेगा, खाली चांस चलेगा, दोनों चलेगा, कुछ भी चलेगा, करेक्ट ना। एंड लास्ट बोलो, ठीक है, मान लो कहीं ऑनलाइन मनी गेमिंग बैंड है, लेकिन मान लो कहीं कोई बंदा जो है डाउनलोड करके पता नहीं कैसे रेंज वेंज पकड़ता रहेगा या जो भी है, डाउनलोड करके गेम खेल रहे हैं, मान लो तमिलनाडु में बैन है, मैंने कहीं पढ़ा था तमिलनाडु में ऑनलाइन गेमिंग बैन है, तो बोलो तमिलनाडु में परमिसिबल है या नहीं? हमको ये सब नहीं सुनना है। अगर कोई गेम खेला था और वो पैसा डिपॉजिट करता, हमको GST चाहिए, है ना। अगर मान लो मैं इन द स्टेट ऑफ गुजरात मैं जाकर बियर बेचता हूं इलीगली, मैं पकड़ा गया, मुझे जेल होगी, पर मेरे को बोलना वैट, क्या वैट डिपार्टमेंट मेरे पीछे पड़ जाएगा? हाँ, वो लोग वैट मांगेंगे, बोलेंगे इवन इनकम टैक्स भी पीछे पड़ जाएगा, इलीगल इनकम इज ऑल्सो एन इनकम, बोलो ये इलीगल सेल को भी सेल मान के वैट मांगेंगे। आपको समझ में आ रही है? और लास्ट तुमने पढ़ा ना, वेदर इट इज परमिसिबल और नॉट। बोलो भाई, बोलो नहीं, आप बोलो, बोलो एक्शनेबल क्लेम कितने टाइप के हैं? कौन से कौन से? एक्शनेबल क्लेम दो टाइप, स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम, अदर एक्शनेबल क्लेम। बोलो स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम। क्या बोल रहे हो? सप्लाई और GST आएगा। अदर एक्शनेबल क्लेम नहीं है, GST नहीं आएगा। स्पेसिफाइड कौन से हैं? बैटिंग, कसिनोज, गैम्बलिंग और ऑनलाइन मनी गेमिंग, BCG, HLO। अच्छा, ऑनलाइन मनी गेमिंग का डेफिनेशन बोलो। इन एक्सपेक्टेशन ऑफ विनिंग मनी, ये पहला पार्ट। दूसरा, चार पार्ट थे ना, चार टुकड़े थे। दूसरा, वेदर और नॉट इट्स आउटकम और परफॉर्मेंस इज बेस्ड ऑन स्केल चांस, ठीक है, ये एक हो गया। तीसरा, एनी गेम, इवेंट, कंपटीशन, स्कीम बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड। और चौथा, क्या बोल रहे हो? ये वेदर इट इज परमिसिबल और नॉट, ठीक है, याद रहेगा ये चार। पढ़ो, ऑनलाइन गेमिंग है, इवेंट, स्कीम जो भी है, स्किल चांस जो भी है, परमिसिबल और नॉट कुछ भी है। आपको समझ में आया ये? कोई डाउट है इनमें? ये अदरवाइज बचा क्या? जैसे डेट, बिल्स रिसीवेबल। मेरे को बोलो, हमने गुड्स सेल किए थे, मान लो हमने गुड्स सेल किए मुनमुन को, मुनमुन, हमने गुड्स सेल किए मुनमुन को। बोलो मैंने सेल किया है, क्या मुनमुन इज ए डेटर फॉर मी? उसके पास ये पैसा आने वाला है, मान लो 5 लाख रुपए आने वाला था, अब मेरे को अभी का भी पैसा चाहिए। मुनमुन कह रही है सर अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैंने क्या कहा उसको, मैं एक काम करता हूं, मैं आप पर बिल ड्रॉ कर दूं, है ना। और मैं बिल ड्रॉ कर रहा हूं, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू डेटर, डेटर निकल गया मेरी बुक से, और बोलो बिल ड्रॉ कर दिया। अब मैं ये बिल किसको देता हूं? बैंक को, या तो एंडोर्स कर रहा हूं क्रेडिटर को, तो बोलो एंडोर्समेंट ऑफ द बिल्स ऑफ एक्सचेंज, बोलो GST नहीं आएगा, नॉट अ सप्लाई। तुमको समझा? बिल्स रिसीवेबल, किसी को एंडोर्स कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, नॉट अ सप्लाई। अंडरस्टूड? अदर एक्शनेबल क्लेम में क्या कवर करना चाह रहे हैं? यार मेरे पास एक बिल रिसीवेबल है, मैंने किसी को दे दिया, नॉट अ सप्लाई। अंडरस्टूड? हमारा इसी के साथ बोलो शेड्यूल 3 खत्म हो गया। सब लोगों को शेड्यूल 3 याद रहेगा भाई? ऑनलाइन में सब लोग, ठीक है, हमारा इसी के साथ बोलो शेड्यूल 3 खत्म हो गया। कोई डाउट है किसी को? अब बोलो शेड्यूल 3 में कवर हो गया तो सप्लाई है या नहीं है? वहां नहीं मिला तो नोटिफिकेशन चेक करना पड़ेगा, नोटिफिकेशन में जो लिखा है वो भी सप्लाई। कितने पॉइंट लिखे हैं नोटिफिकेशन में? 2। पढ़ना,
आपका इसके बाद आधे घंटे का ब्रेक है, 1 आवर, पक्का ना? पढ़ना जल्दी से। नोटिफिकेशन से 2 पॉइंट है, 7 और 8। आपका हो गया पढ़ के? बोलो कौन है वो सप्लायर, क्या काम करते हैं? फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। दिस फंक्शंस आर इंटरेस्टेड टू म्युनिसिपैलिटी और ग्राम पंचायत। ये मेरे को एक बात बोलना, म्युनिसिपैलिटी का काम कौन करेगा? म्युनिसिपैलिटी करेगी, और कौन करेगा? ग्राम पंचायत का काम कौन करेगा? ग्राम पंचायत। लेकिन अगर इनका काम कभी, बोलो कौन कर रहा है? ये वैसे इनके काम कहां लिखे हैं म्युनिसिपैलिटी और ग्राम पंचायत के? आर्टिकल नंबर बोलो। 243, 243 याद रहेगा। 234 नहीं है, 243, 243। ये कौन सा था? एम का उल्टा बोलो, एंड ग्राम पंचायत, जी फॉर गांव, याद रहेगा। 243 एम डब्ल्यू, समझा मैं क्या बोल रहा हूं? बोलो, यहां लिखा है 243 डब्ल्यू और 243 जी में म्युनिसिपैलिटी क्या काम करती है, ग्राम पंचायत क्या काम करती है? साफ सफाई मेंटेन करना, घर पे पानी पहुंचाना, है ना? कभी कहीं किसी एरिया में आग लगी है तो फायर ब्रिगेड भेजना, वो भी तो म्युनिसिपैलिटी का है ना? स्ट्रीट लाइट्स लगवाना या तो वो चलाना। बोलो ऐसे कुछ बेसिक काम, नदी नाला गटर साफ करना बारिश के टाइम पर या अदरवाइज, है ना? बोलो ये सब काम कौन करता है? म्युनिसिपैलिटी। अगर कहीं मान लो ऐसा हो गया कि म्युनिसिपैलिटी का काम किसको करना पड़ रहा है? गवर्नमेंट कर रही है। कौन सी गवर्नमेंट? कोई भी गवर्नमेंट हो, बोलो जीएसटी। नहीं आएगा? कुछ समझ में आ रहा है ये? ठीक है, तो एक पॉइंट ये है जो नोटिफिकेशन से बोला गया। भाई ऑनलाइन में कोई डाउट है इसमें? 6 पॉइंट कहां से बोले गए? 6 शेड्यूल 3 याद है वो 6 पॉइंट। अब 2 पॉइंट हम नोटिफिकेशन में पढ़ते हैं, 2 सर्कुलर, हमारा ये साइड खत्म, अब अपन इस साइड आ जाएंगे। अंडरस्टूड? ठीक है, तो बोलो पहला, इसको पढ़ोगे कैसे या लिखोगे कैसे सेंटेंस फॉर्म में? फंक्शंस इंटरेस्टेड टू म्युनिसिपैलिटी और ग्राम पंचायत अंडर आर्टिकल नंबर जो भी है वो परफॉर्म्ड बाय गवर्नमेंट इज नॉट अ सप्लाई। ये सप्लाई नहीं है, सुना आपने? दूसरा पढ़ो। ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लीकर का लाइसेंस। ये कौन सा लाइसेंस दे रहे हैं? मेरे को बोलो, मेरे को बियर की दुकान चालू करनी है, चालू कर दूं ऐसे ही? क्या चाहिए? और ये लाइसेंस मेरे को किसने दिया? गवर्नमेंट ने दिया। गवर्नमेंट जो है मुझे लाइसेंस दे रही है मेहता वाइन्स को बियर की दुकान चालू करने का। भाई बियर की दुकान आप ऐसे ही नहीं चालू कर सकते, है ना? मेरे को बोलो, कुछ बिजनेस जो होते हैं ना उसके लिए आपको स्पेशल लाइसेंस चाहिए। आपको नॉर्मली आपने सुना होगा कुमास्ता या तो उद्यम जो भी होता है वो तो चाहिए रहता है, सुना है आपने? जनरली आपने सुना हो शायद गुमास्ता लाइसेंस चाहिए रहता है। और एट प्रेजेंट आपने देखा रहेगा मोदी ने छोटे मोटे जो स्मॉल डीलर हैं उनके लिए उद्यम करके एक नया लाइसेंस निकाला है। गुमास्ता नहीं लोगे तो चलेगा बोला है। तो बोलो गुमास्ता ये लाइसेंस सबको लेना है, सबको। देखो ना वो दुकानें लिखा रहता है बॉम्बे शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, शायद आपने देखा हो। कभी म्युनिसिपैलिटी वाले फाइन मांगने आए हो आपके यहाँ अगर किसी की दुकान चलती है तो? ठीक है छोड़ो, जाने दो। मेरे को बोलना, बोलो लाइसेंस देने का काम कौन करता है? जनरली गवर्नमेंट। लेकिन कुछ लाइसेंस ऐसे होते हैं, कुछ लाइसेंस ऐसे होते हैं जहां पर स्पेशल लाइसेंस चाहिए, मतलब ये वाला नहीं चलेगा गुमास्ता उद्यम, कुछ स्पेशल लाइसेंस लेना पड़ेगा। जैसे बोलो बियर की दुकान खोलनी है, फटाके की फैक्ट्री लगानी है। ये फटाके की फैक्ट्री लगानी है, फटाके की मतलब बोलो फायर क्रैकर्स की फैक्ट्री लगानी है, मैं ऐसे लगा सकता हूं। मेडिकल खोलना है, ठीक है, मेडिकल में एक अलग स्पेशल लाइसेंस रहता है, वो बंदे का फोटो रहता है उस लाइसेंस में, है ना? तो बोलो मेडिकल, ये सब के लिए बोलो स्पेशल लाइसेंस चाहिए। अब देखो होता क्या था, अल्कोहल है ना, अल्कोहल उस पर जीएसटी लगता है, अल्कोहल के ऊपर जीएसटी लगता है, तो इसका लाइसेंस है ना इस पर भी, सॉरी उल्टा बोल रहा मैं, अल्कोहल के ऊपर बोलो जीएसटी, उस पर क्या लगता है? ओल्ड सिस्टम वैट लगता है, तो उस पर वैट लगता है। तो कुछ स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही थी, उसका लाइसेंस पर वैट लगा रही थी, उसके लाइसेंस के ऊपर वैट लगा रही थी, और लोगों ने गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट करी कि आप या तो जीएसटी लगाओ लाइसेंस पर या तो वैट लगाओ, दोनों मत लगाओ। अंडरस्टूड मैं क्या पूछ रहा हूं? और फाइनली गवर्नमेंट ने बोला ठीक है हम एक काम करते हैं, हम इस पर जीएसटी नहीं लगाएंगे। अब बोलो बियर बेचो तो भी वैट, और बियर का लाइसेंस अगर कोई दे रहा है तो उस पर भी वैट। अंडरस्टूड? भाई वैसे भी वो स्टेट के कंट्रोल में, तो जान लेते हैं इसको। इधर बोलो,
ये कौन सा लाइसेंस है? फायर क्रैकर्स का, इस पर बोलो जीएसटी, इस पर आएगा। खाली एक लाइसेंस पर नहीं है, अल्कोहल का लाइसेंस, टेलीकम्युनिकेशन का लाइसेंस आएगा जीएसटी, मेडिकल की दुकान खोलने का लाइसेंस आएगा जीएसटी। भाई तुम लोगों को इतने पॉइंट्स ले रहे हैं, ये हमारे कितने हो गए? 6 और ये 2 8, 8 पॉइंट बोलो ना। सबसे पहला किधर चेक करोगे? शेड्यूल 3 में। कितने पॉइंट है शेड्यूल 3 में? 6 पॉइंट है। उसमें मिल गया तो नॉट अ सप्लाई, नो जीएसटी। उसमें नहीं मिला तो नोटिफिकेशन चेक करना है। कितने पॉइंट है? 2, हमारा इतना हुआ है। बोलो 6, शॉर्ट में बोलो। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय वाला, सर्विसेज बाय एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर दूसरा, सर्विसेज बाय कोट्रिब्यूनल तीसरा, एफबीसीएम फ्यूनरल बरियल क्रेमेटोरियम वो सब चौथा, फंक्शन ड्यूटी ड्यूटी वाला पांचवा, लैंड बिल्डिंग वाला छठा, एक्शनेबल क्लेम स्पेसिफाइड पर जीएसटी आता है, अदर्स पर नहीं। ये 6 हो गए हमारे। नोटिफिकेशन के 2 बोलो। फंक्शंस एंट्रस्टेड टू म्युनिसिपैलिटी और अ ग्राम पंचायत आर परफॉर्म्ड बाय, और दूसरा ग्रांट ऑफ अल्कोहलिक लीकर लाइसेंस है ना, बाय स्टेट गवर्नमेंट। भाई तुमको ये 2 याद रहेंगे। अब बोलो क्या चेक करना है? शेड्यूल 3 हो गया, नोटिफिकेशन। नेक्स्ट बोलो कितने पॉइंट है? बस ये 10 पॉइंट सप्लाई है या नहीं है? ये सप्लाई नहीं है। अगर यहां नहीं मिला तो अदरवाइज चेक करेंगे हम। कोई डाउट है इसमें? सुनो एक बात बोलो ना, आप मान लो नीता ट्रैवल्स के पास गए और नीता ट्रैवल्स के पास जाकर आप कहते हो, मान लो रीना जो है वो गांव जा रही है अपनी फैमिली के साथ, वो नीता ट्रैवल्स के पास गई और नीता वाला जो है क्या रीना को ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस दे रहा है ना, मुंबई से मान लो गोवा लेकर जा रहे हैं, बोलो क्या रीना ने उसको टिकट का पैसा दिया होगा? मेरा क्वेश्चन खाली इतना है इसमें, पहला तो बोलो या किस चीज का सप्लाई है? बस दे दी उसको, बस दे दी। अरे क्या नीता ने रीना को बस बेच दी है? तो मेरा डाउट है, इज देयर अ सप्लाई ऑफ बस या देयर इज अ सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस? क्या सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सर्विस सप्लाई है? लेकिन बस वो थोड़ी ना बिक रहा है। बस ये बात लिखी है सर्कुलर में। तुमको समझा सर्कुलर में क्या लिखा है? ये अंडरस्टूड? ठीक है। बोलो कोई किसी को ट्रक बेच रहा है, ट्रक सॉरी बेच नहीं रहा है, ट्रक भिजवा रहा है, ट्रक में गुड्स है, गुड्स। ये बस में क्या होगा? ट्रक में क्या होगा? बोलो उसका सप्लाई, बोलो उसका सप्लाई हो रहा है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर सप्लाई है। लेकिन बोलो जिस ट्रक या बस में गुड्स गए वो सप्लाई थोड़ी ना किया है, इट इज ओनली यूज्ड एज अ कन्वेयंस। तुमको समझ में आया मैंने क्या बोला? अंडरस्टूड? मान लो मेरा एक टेम्पो है, ये टेम्पो मैं मुंबई से इंदौर भिजवा रहा हूं और उस टेम्पो में कुछ सामान भिजवाया, बोलो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स हो रहा है? सप्लाई ऑफ टेम्पो वो नहीं हो रहा है, वो तो खाली यूज एज अ कन्वेयंस है। आपको समझा मैंने क्या बोला? ये कोई डाउट है इसमें? पढ़ो। मेरा एक ट्रक है, ट्रक वो मैंने इंदौर भिजवाया, ईशर मोटर का सबसे बड़ा सर्विस सेंटर उधर है, ट्रक वहां गया, उसका रिपेयरिंग हो गया, रिपेयरिंग होने के बाद ट्रक वापस आ गया। क्या रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस सर्विस है? सप्लाई है वो? क्या ट्रक सप्लाई हुआ? नहीं, वो तो मैंने भेजा है, वापस आ गया, वो रिपेयरिंग के लिए भेजा था। तुमको समझ में आया मैंने क्या बोला? ये पॉइंट में कोई डाउट है आपको? इस पर हम थोड़ा बहुत बात और करेंगे कि ऐसा लिखा क्यों है ना? ये तो जाहिर सी बात है सप्लाई नहीं है। मेरे को बोलो, पढ़ो ये। ऑल गुड्स ऑन व्हील्स लाइक क्रेन्स, ऑल गुड्स ऑन व्हील्स मतलब गाड़ी की बात कर रहे हैं शॉर्ट में, क्रेन्स, कंक्रीट मिक्सर। मेरे को एक बात बोलो, मेरा एक काम चल रहा है इंदौर में, उधर बिल्डिंग बना रहा हूं मैं इंदौर में, मुंबई से इंदौर मैंने कंक्रीट मिक्सर का जो ट्रक आता है ना, वो ट्रक भिजवाया, मुंबई से किधर भिजवाया? इंदौर। वहां मेरी बिल्डिंग के काम में वो यूज हुआ और फिर ट्रक रिटर्न आ गया, फिर ट्रक रिटर्न आ गया। बोलो क्या ट्रक सप्लाई हुआ है? नहीं। अंडरस्टूड मैंने क्या बोला?
ठीक है, इन सब पर अपन बाद में बात करेंगे ऐसे सब लिखा क्यों है, बट तुमको फिलहाल तो याद रहेगा हमारे एसी के साथ बोलो 10 पॉइंट हो गए और हमारा ये वाला पार्ट हो गया। सबको इतना याद है? कोई डाउट है इस 10 पॉइंट में? तुमको अच्छे से समझे 10 पॉइंट? भाई ऑनलाइन में कोई डाउट है? शेड्यूल 3 नोटिफिकेशन के 2 पॉइंट बोलो क्या थे? फंक्शंस, नोटिफ म्युनिसिपैलिटी और ग्राम पंचायत बाय गवर्नमेंट, और दूसरा बोलो अल्कोहल लीकर या लाइसेंस। ठीक है, और सर्क्यूलर में दो वो मूवमेंट ऑफ ट्रक, ट्रांसपोर्टेशन रिपेयरिंग सप्लाई हो सकता है लेकिन ट्रक का मूवमेंट सप्लाई नहीं, और दूसरा वो इंटरस्टेट मूवमेंट ऑफ क्या था, टूल्स डाइज जिग्स वो सब जो भी थे, है ना? कोई डाउट है? अच्छा मेरे को बोलो, पीवीआर सिनेमाज और आप आज शाम को मूवी देखने जा रहे हो, पीवीआर आपको सर्विस दे रहा है, आप पैसा दे रहे हो पीवीआर को, बोलो पीवीआर सिनेमाज और आप शेड्यूल 3 नोटिफिकेशन सर्कुलर या अदरवाइज चेक करेंगे, अदरवाइज मेरे को बोलो मैकडोनल्ड्स, अदरवाइज प्रोफेशनल एकेडमी, अदरवाइज कोई डाउट है? और अदरवाइज बोलो हमारे पास 3 है लेकिन फिलहाल तो 2 पार्ट है, अगर सामने वाला पैसा दे रहा है तो 7-1 है, नहीं दे रहा है तो 7-1 सी रीड विथ शेड्यूल 1 पैरा 1 2 3। कुछ समझ में आ रहा है तुमको चैप्टर का फ्लो कहाँ क्या लिखा है? कोई डाउट है इसमें? ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट बोलो सेक्शन नंबर कौन सा है? 7-1 क्या है वो? पढ़ो। 4 कंडीशन है, अगर 4 कंडीशन फुलफिल होती है तो एक्टिविटी को सप्लाई माना जाएगा। कितनी कंडीशंस हैं? अगर ये 4 हो जाएगा तो सप्लाई है, पढ़ना 4। बोलो क्या क्या होना चाहिए? all forms of supply of goods or service or both for a consideration by a in the course or a furtherance of a business। ठीक है, अच्छा ये हम नेक्स्ट टाइम ही स्टार्ट करते हैं, है ना, बिकॉज होगा नहीं वो चालू भी करूं तो भी। ठीक है, मुझे याद रहना ये हमारा खाली पढ़ के वाला डिस्कशन बाकी है। ठीक है, ऑनलाइन में कोई डाउट है? शीतल, अनुषा, महक, आपको कोई डाउट है किसी को? चलो बाय एवरीवन। हाँ महक आप यहीं तक लिखो। बाय शीतल, बाय अनुषा।